एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बच्चा था, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन के लिए गया और ग्रेजुएशन के बाद में उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। प्लेसमेंट होने के बाद में पैकेज भी बहुत अच्छा मिला, पर 45 दिन के बाद में पता नहीं उसका मन कैसे परिवर्तित हुआ, उसने वो पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी जिसकी चर्चा पूरे देश में रही। उसके बाद में उस बच्चे ने जैविक खेती के अंदर कदम रखा और आज की तारीख तक वो जैविक खेती कर रहे हैं। ये है हमारे जो अगले वक्ता, उनका परिचय। ये हमारे यूथ आइकॉन हैं, इन्हें यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला है। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने 3 किताबें भी लिख ली है और जो मुख्यमंत्री जी का इनके यहाँ पे ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके अंदर इन्हें चीफ ट्रेनर का दायित्व मिला, जिसमें इन्होंने कई हज़ार दंपतियों को ट्रेन किया और आज वो लोग सक्सेसफुली जैविक खेती कर रहे हैं। देश विदेश के भी कई किसानों ने आकर इनसे ट्रेनिंग ली है और अभी वर्तमान में इनका 220 फसलों पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और ये टेड टॉक जो अगर आप लोग जानते होंगे तो उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेंट रहे हैं और इनकी जो गिनती है वो देश के प्रथम 50 शीर्ष वैज्ञानिकों में होती है और ये वैश्विक स्तर पे भी काफ़ी किसानों से, ऑर्गेनाइजेशन से और वैज्ञानिकों से जुड़े हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, ज़ोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए हमारे अगले वक्ता श्री पवन टाक जी का। मैं मनोज जी मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ पे आके उनका स्वागत करें बैच पहनाकर। सबसे पहले तो कुछ लोग थोड़े निंद्रावस्था में आ चुके हैं, मेरा आग्रह है कि वो सब लोग एक बार जाग जाएं। मैं किसी तरह का कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। जो मैंने अपने खेत पर काम किया है वो मैं केवल बताने के लिए आया हूँ। हो सकता है वो काम आपकी धारणा के मुताबिक उत्तम हो सकता है वो निकृष्ट भी हो। तो सबसे पहले मेरा आग्रह है कि आप जाग जाएं और मेरे साथ एक बार जोर से निनाद करेंगे, बोलो भारत माता की। डालडा घी का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना है। हम किसान हैं और हमारी आवाज़ हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचे, इसलिए पुनः जागना होगा। पुनः भारत माता की। जिनको हाथ ऊपर करने में तकलीफ है वो तकलीफ को दूर करें। आप किसी सामान्य शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, भारत माता के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। पुनः भारत माता की, माता अहिल्या की, गो माता की। हाँ, मुझे लग रहा है आप सभी लोग जागृत हो चुके हैं। स्लाइड आगे करें, 3rd स्लाइड। किसान भाइयों, जो चीज़ मैंने नहीं देखी है और जो चीज़ आपने भी नहीं देखी है, पहले डिस्कस हम लोग उस पर करते हैं। पिछले दिनों से जैविक खेती के ऊपर मंथन, चिंतन और डिस्कशन का पूरा ये कार्यक्रम का संचालन चल रहा है और जहाँ पे भी खेती शब्द की व्याख्या होती है वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कई सारी बड़ी बड़ी बातों का व्याख्यान हमारे सामने आता है। और जहाँ पे भी मैंने प्राचीन खेती की बात की है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कैसा हमारा प्राचीन खेती का स्वरूप था। वैदिक साहित्यों की संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण में करूं तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे भारत भूमि का जो आत्मीय स्वरूप बहुत ही सुंदर था। धन्य धान्यसु संपन्नम, धन्य धान्यसु संपन्नम, स्वर्ण रत्नादि संभवम। हमारी भारत भूमि का जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर बताया गया है, हमारे साहित्य के अंदर, हमारे वेदों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर, कि धन्य धान्यसु संपन्नम। धन कहते हैं रुपए पैसे को, धान्य बोलते हैं अनाज को। धन्य धान्यसु संपन्नम, स्वर्ण रत्नादि संभवम। स्वर्ण बोलते हैं सोने को, रत्न बोलते हैं जवाहरात को। ऐसा हमारे देश की परिकल्पना थी। दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा बताया जाता था, यह भारत की कल्पना थी। आज जब ये प्राचीन कृषि की कल्पना करके मन बड़ा सुंदर हो रहा, आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे कि कैसा मेरा भारत था। बैलों के गलों की घंटियां सुन सुन के अभी भी हम वीडियो सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता, ऐसा हमारा भारत था। स्लाइड आगे करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं आज बात करूंगा वर्तमान कृषि का,
तो वर्तमान कृषि की जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो प्राचीन कृषि के ऊपर सवाल उठ जाते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल था क्या। आज की खेती की बात करूंगा मैं, जैविक, रासायनिक, प्राकृतिक या किसी पद्धति की बात नहीं करूंगा। आज की खेती खेत आधारित नहीं रही है, बाजार आधारित व्यवस्थाओं के ऊपर अटक चुकी है। बुआई से बाजार तक की व्यवस्थाओं के ऊपर यदि बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत बीज से होती है, और आज बीज की खरीदारी करने के लिए किसान कहां जाएगा? बाजार में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे आप लोगों को भी बोलना है, किसान बाजार में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब वो हाइब्रिड बीज के बाद में यदि उसको पोषण की पूर्ति करने के लिए यदि फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी तो कहां जाएगा? बाजार में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब हाइब्रिड बीज और हाइब्रिड फर्टिलाइजर डालने के बाद में जमीन का जो रासायनिक संतुलन बिगड़ने के बाद उसके अंदर कई तरह के कीटकों की समस्या आएगी, तो कीटकों के नियंत्रण करने के लिए रासायनिक कीटनाशक कहां से लाएगा? अब उसके बाद में भी अंध फंद कोई समस्या आएगी तो छोटे मोटे जो भी फूल फाल की समस्या आएगी, वानस्पतिक बंटवार की समस्या आएगी, तो उसको एक दिन में तुरंत उसको तंदुरुस्त करने का समाधान ढूंढने के लिए कहां जाएगा वो? अब सारे काम करने के बाद में उसका सारा पैसा कहां जा रहा है? बाजार में। खेती किसान की रोजी रोटी होती है। किसान भाइयों, इस बात को चोटी के ऊपर गांठ बांध लेना। जो बात ये नकारता है कि खेती हमारी रोजी रोटी नहीं है, वो किसान नहीं है। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और मैं खेती से जुड़ा हुआ, इसलिए आपको प्रैक्टिकल बात करने के लिए आया हूं कि खेती किसान की रोजी रोटी, उसकी बेटी का ब्याह और बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा किस पर निर्भर है? खेती पर है कि नहीं है? अब मैं एक बात बताता हूं कि खेती का अधिकतम खर्चा कहां पर जा रहा है? तो जब बेटी का ब्याह और बेटे की पढ़ाई का पैसा कहां से आएगा? अरे बाजार से लोन लेके आएगा कि नहीं आएगा? बाजार से ही तो लोन लाना पड़ेगा, चाहे वो साहूकार से लेके आए चाहे बैंक से लेके आए, तो किसान आखिरकार पैसा भी बाजार से लेके आएगा। और जब पैसे चुकाने के पास उसकी खेती है और खेती से उसको इकोनॉमी मिल नहीं रही है, तो लोन समय पे चूकता नहीं है। लोन समय पे चूकता नहीं है तो साहूकार हो चाहे बैंक वाला हो, उसकी जमीन को नीलाम करेगा, और जमीन को नीलाम होते देख किसान क्या करेगा? अरे मरने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? मरने के लिए तैयार होगा तो मरने के लिए जो रस्सी लेके आएगा, चाहे जहर लेके आएगा, कहां से आएगा? और मरने के बाद, आत्महत्या करने के बाद 12 दिन तक रसोई चलेगी, रसोई का माल कहां से आएगा? सही बात है कि नहीं है? तो खेती बाजार से हो रही है कि खेत से हो रही है? तो हम क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं कि खोज कर रहे हैं? हम खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं। आनंद हमारा बाजार में बिक हुआ है। आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि खेत आधारित खेती कैसे होगी। जो मेरी बात पे समर्थन ले चुके हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, पहले एक बात हमेशा समझ लेना, यहाँ तमाम वैज्ञानिक और बंधु और चिंतक बुद्धिजनों सज्जनों ने एक बात कही है कि जैविक खेती से उत्पादन घटता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हाथी को जो उसका जो रखवाला, उसका केयर टेकर है, उसकी केयर टेकर करने के लिए हाथी को जंजीर से बांधता है कि नहीं बांधता है? अरे बांधता है कि नहीं बांधता है? आप मुझे बताना, क्या उस जंजीर की औकात है क्या वो हाथी को रोक सकती है? अरे औकात है क्या उसकी? एक झटके के अंदर वो जंजीर टूट सकती है। लेकिन हाथी को जब वो छोटा था ना, जब उसको जंजीर से बांधा था, तो उसकी मेंटलिटी ये बन गई कि अब तो बस ये जंजीर है और मैं हूं, इस जंजीर को तोड़ मैं नहीं सकता। तो जब वो हाथी जब शिशु अवस्था में था, बाल्य अवस्था में था, उसकी मेंटलिटी को बदल दी कि अब तेरे बस ये जंजीर ही संसार है, इसको तोड़ नहीं सकता। तो विशाल काय जीव बनने के बाद भी वो जंजीर के आगे पूरा खड़ा रहता है। आज हमारे किसानों की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे चिंतकों की मेंटलिटी बन चुकी है कि जैविक में तो उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता। सही बात है कि झूठ बात है? अब दूसरा उदाहरण और दूंगा मैं, आप लोग समझना कि हम लोग जैसे तोता पकड़ने वाला, उसको आप अन्यथा मत लेना कोई हो तो, तोता पकड़ने वाला तोते को पकड़ने के लिए एक लकड़ी लेगा और उसके ऊपर एक निप्पल लगाएगा और नीचे मिर्ची लटका देगा। तो जैसे ही तोता उस निप्पल के ऊपर बैठेगा मिर्ची को खाने के लिए, तो निप्पल घूम जाएगी। घूमने के बाद में तोते को लगेगा अब बस मैं इस पिंजरे के अंदर पकड़ चुका हूं, तो तोता उल्टा लटकता जाता है और वो शिकारी आता तोते को पकड़ के थैली के अंदर डाल चुका होता है। आज हमारी खेती के अंदर किसान की मेंटलिटी उस रासायनिक खेती के ऊपर निर्भर हो चुकी है। अब हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते। तो इन दोनों बातों से प्रेरणा लेके हमें यह धारणा होगा, पहली बात ये तय करनी होगी
हो सकता है उनका आधार अलग हो, वैज्ञानिकों का, चिंतकों का, जो भी बात करने वाले लोग हैं उनका आधार अलग होगा। हम ये कहते हैं 220 फसलों के ऊपर रिकॉर्डेड प्रोडक्शन हमारा है, जिसमें 55 तरह की सब्जियों का पूरा प्रदर्शन हमारे गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के ऊपर आकर जीवंत देख सकते हैं। 55 तरह की सब्जियां वर्ष भर के अंदर उत्पादित होती है। अभी पूर्व में वक्ता ने बताया कि हम इस तरह से इतना प्रोडक्शन ये फर्टिलाइजर डाल के करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खेत आधारित व्यवस्थाओं से प्रति पौधा 12 किलो प्रोडक्शन टमाटर का हमने लिया है, हम ले रहे हैं। आज भी जाके आप देख सकते हो। जिसको भी शंका है इस बात की, मेरे मोबाइल नंबर लेने के बाद कल फोन करके वीडियो कॉलिंग से देख लेना। कल पुनः मैं अपने खेत में पहुंच जाऊंगा, ये टमाटर का जीवंत उदाहरण मैं अपने खेत में दिखा दूंगा, लेकिन बाजारू उत्पाद से नहीं। बाजारू उत्पाद के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन होता क्या है, चाहे टाटा कंपनी हो चाहे बिरला कंपनी हो, जिसको लाभ दिखता है वो झोला बदलती है। जिसको भी लाभ दिखता है वो झोला बदलती है। जैविक में फायदा ज्यादा है तो अब केमिकल वाले प्रोडक्टों को बंद कर दो और जैविक को बेचना शुरू कर दो। तो बात क्या हुई, आखिरकार किसान फिर बाजार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे भाई बाजार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भले ही वो ऑर्गेनिक हो तो क्या हुआ, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे ऑर्गेनिक दवाई हो, चाहे ऑर्गेनिक कोई भी प्लांट प्रोमोटर हो, लेकिन होगा क्या, किसान फिर जाके बाजार में अटक जाएगा। ये महंगे जितने भी प्रोडक्ट है, मैं उनकी कोई विरोधी नहीं हूं, मैं उसका कोई कट्टर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं किसान को जागृत करने के लिए आया हूं कि भाइयों, मैं सबसे पहले डूंगरपुर का जो राजस्थान का पहला डिस्ट्रिक्ट था, चीफ ट्रेनर के तौर पर अपनी नौकरी निभा रहा था। तो जितने भी अंधफंद जो ये केमिकल बेचने वाले लोग हैं, वो झोला बदलने के बाद जैविक प्रोडक्ट लेके हमारी टेबलों के ऊपर लेके आते थे और बड़ी बड़ी बातें कहते थे, इसे दाना बदलता है, इसे स्वाद बदलता है, इसे वजन बदलता है। और मेरी टेबल के ऊपर सुबह से शाम तक 50 प्रोडक्ट पड़े रहते थे। और आखिरकार मैं भी समझ गया कि मामला झोला बदला जा रहा है, किसी और वेश के अंदर किसान के साथ कुछ ना कुछ और हो रहा है, लेकिन करेगा क्या किसान? अब बात करते हैं कि विविध से खेती के बाद में जो वर्तमान खेती है बदली क्यों, कौन जिम्मेदार है? आप सीधी निगाहें हम जैसे लोगों के ऊपर डालेंगे कि ये जो वैज्ञानिक बने हो ना, ये आप लोगों ने कोई ऐसा नुस्खा दिया इसकी वजह से ये वर्तमान खेती का रूप विविध हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इस पंडाल के अंदर हम लोग बैठे हैं और हम लोगों में से किसी को भी भूख लगती है और भूख के विकल्प के तौर पर यदि मैं आपको पार्ले जी बिस्किट देता हूं और आपको लगता है मजा आ गया, भूख मिट गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको दूसरी बार भी भूख लगती है तो आप क्या करोगे, पार्ले जी बिस्किट जिंदाबाद। तीसरी बार भी भूख लगती है तो पार्ले जी बिस्किट जिंदाबाद। और आपके भोजन की व्यवस्था किस पर टिक जाती है? अरे किस पर टिकती है? पार्ले जी बिस्कुट के ऊपर टिकती है कि नहीं टिकती है? और फिर पार्ले जी बिस्किट पे टिकने के बाद में हवा का झोंका आया तो आप भी बेधड़ नीचे। होगा क्या? बात यही हुई थी कि 1916 से पहले अंग्रेजों के जितने भी अतिक्रमण और जितने आक्रमण होने के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था और बाकी खाद्यान्न व्यवस्था बिगड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका वैकल्पिक निचोड़ निकालने के बाद पाया कि कुछ हाइब्रिड वेराइटियां और कुछ चीजें ऐसे लाके इस सिस्टम को एकदम अप्रोच में लेके आ सकते हैं। लेकिन एक वो पार्ले जी बिस्किट की तरफ एक विकल्प था, लेकिन मजा आया ना, क्योंकि पार्ले जी बिस्किट के अंदर मीठापन भी तेज होता है और एक बिस्किट का टुकड़ा खाया, ना रोटी बनानी होती है, ना चकला लाना पड़ता, ना गेहूं लाना पड़ता, अपना काम जिंदाबाद, बड़ा आसान। तो हुआ क्या, आखिरकार किसान ने अपनी पूरी खेती का पूरा पैटर्न पार्ले जी बिस्किट के समान जो विकल्प के तौर पर रासायनिक उर्वरक आए थे उन पर अपना पूरा सर्वोच्च निछारण कर दिया। और क्या हुआ, जो माँ रोटी बनाने वाली थी उसका तिरस्कार हो गया, जो गौ माता हमारे को गोबर देने वाली थी उसका तिरस्कार हो चुका, जो प्राकृतिक जीव हमें फायदा देने वाले उनका तिरस्कार हो चुका। और क्या हुआ, गौ माता के बछड़े रोड पे घूम रहे हैं और उनको कट रहे हैं। अब हम कितने भी भाषण देते हैं कि गौ माता का कैसे भी करके कुछ ना कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गाँव खेत के अंदर तो यूरिया आ रहा है और हम चाहते ना हो गाय और बच्ची, नींद आते हैं अच्छी, दूध निकालने की जरूरत नहीं, दिल्ली के अंदर दूध मिल जाता है। हमारा किसान यही तो चाहता है ना कि न तो हो गाय और बच्ची और नींद आएगी अच्छी, काम करने की जरूरत नहीं, ना गोबर फेंकने की जरूरत, ना दूध निकालने की जरूरत, ना गाय की सेवा करने की जरूरत, यूरिया डीएपी जिंदाबाद। क्या होगा, गाय कटेगी, बछड़ा कटेगा। लेकिन फिर भी अब कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ चिंतकों ने एक विकल्प निकाला कि नहीं नहीं, इस गाय का भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी खुरापात करनी चाहिए। तो गायों की अभी स्थिति यही रही कि जो होलिस्टिक अप्रोच के बाद में जो हाइब्रिड वेराइटी और सिंथेटिक केमिकल के बाद प्रोडक्शन होने के बाद गायों की भी दुग्ध उत्पादकता घटी। दुग्ध उत्पादकता घटी तो ये वैज्ञानिकों ने फिर से एक विकल्प के तौर पर हाइब्रिड होलिस्टिन फिरजिन नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया और देसी गायों की हो गई ऐसी तैसी। और आज स्थिति क्या हुई
कि देसी गाय तो देखने के लिए नहीं मिलती, गौमूत्र की तो चर्चा ही व्यर्थ है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आज स्थिति पूरी बिगड़ चुकी है। देसी गाय की बात नहीं हो रही है, देसी बीजों की बात नहीं हो रही है, और देसी खाद की बात भी नहीं हो रही है। तो बात क्या हुई? अब आते हम इन कि भाई साहब चलो जैसा हुआ जो हुआ ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है इन जहरीले जो भी रासायनिक है, चाहे उर्वरक हो, चाहे कीट नियंत्रक हो, चाहे ग्रोथ प्रमोटर, नुकसान क्या है? मैं तो आप लोगों से इतना पूछ सकता हूं कि एक मुट्ठी यूरिया खाने की परमिशन मुझे आगे से पीछे तक कोई मनोबल दे सकता है क्या? अरे दे सकता है क्या? एक बार सोच के बोल दो, हिम्मत करके। नहीं दे सकता है ना? एक चम्मच क्लोरोपाइरीफॉस या जो कीट नियंत्रण करने वाला जहर पीने की अनुमति दे सकते हो क्या? अरे सोच विचार लो भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा, देख लो। दे सकते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि एक मुट्ठी यूरिया खाने से मैं रामपुरी का यात्री हो जाऊंगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि यदि एक मुट्ठी यूरिया खाने से 70 किलो का आदमी पल भर में खत्म होता है, तो इन रासायनिक उर्वरकों का इस जमीन के अंदर, मर्दा के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब बात करता हूं मर्दा के अंदर, मेरी पढ़ी हुई लिखी हुई किताबों के अंदर जो क्या चीज थी वो, कि हमने जैविक खेती की बात की। जैविक खेती का अर्थ होता है जीवों से खेती। किससे खेती? अब आते हैं जीव क्या है, कि जमीन के अंदर जितने भी जीव हैं वो 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 10 की घात 6, कितनी? 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 बार बोलोगे उत्तर आएगा। वो कितनी मिट्टी में है? 1 ग्राम मिट्टी के अंदर है। अब मैं बात करता हूं आगे की, कि एक मुट्ठी में ये प्राणी रामपुरी का यात्री बन जाता है, तो 1 ग्राम मिट्टी के अंदर उन सूक्ष्म जो जितने अनंत करोड़ जीवाणु हैं उनकी क्या स्थिति होगी भाइयों? अरे रामपुरी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सूक्ष्म जीवाणु मरेंगे कि नहीं मरेंगे? चले गए, ठीक है ना? और कौन भेजने वाला? आप और हम। कहां? रामपुरी। अब क्या होगा? अब आपने कहा साहब कि ये रामपुरी गए तो हमारा क्या नुकसान हुआ? अब मैं आपको बताता हूं कि जमीन के जीवाणु खेत के अंदर किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखना, लिखना चाहते लिख लेना, फोन पे जानकारी और मिल जाएगी कि हमारी फसल के अंदर जो डॉक्टर साहब ने अभी जितने पोषक तत्वों की गणना और व्याख्या आपने यहाँ पे की, वो तमाम पोषक तत्व हमारी जमीन में, हमारी पोषण जो फसल है उसको चाहिए। अब आप पूरी बात को समझना कि जो हमारे को पोषक तत्व चाहिए, अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे को भूख लगी और मनोज मिश्रा जी गेहूं की बोरियां खाली कर देंगे, क्या भूख मिट जाएगी क्या? अरे मिट जाएगी क्या? तो नहीं मिटेगी तो क्या करना पड़ेगा? अरे गेहूं से काम नहीं चलेगा। गेहूं के बाद में उसको चक्की में पीसने के बाद, रोटी बनाने के बाद, थाली में परोसने के बाद, अंदर जाने के बाद हमारा पोषण का प्रबंधन होगा। तो जमीन के अंदर जो हमारी पोषण की पूर्ति करने के लिए जिस नाइट्रोजन की बात करते हैं, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का पूरा काम कौन करते हैं? ये सूक्ष्म जीव करते हैं। और वो कहां रहते हैं? अरे कहां रहते हैं वो? जमीन के अंदर। और जमीन में यूरिया जा रहे हैं तो वो कहां जा रहे हैं? रामपुरिया। हम क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं भाई? खेती कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं कि मौज कर रहे हैं? हाँ, जमीन के अंदर जितने भी जीवाणु हैं वो खत्म हो रहे हैं। अब इसके बाद में जीवाणुओं के बाद में मैं बात करता हूं केंचुए की। जैसे केंचुए का जिक्र आता है, पढ़े लिखे लोग वो वर्मी कंपोस्ट वाले केंचुए को बड़े आसानी से देखते हैं, वो केंचुआ नहीं। हम बात करते हैं जमीन के अंदर रहने वाले प्राकृतिक केंचुओं की। जमीन के अंदर 3 सतहों पर 3 तरह के केंचुए होते हैं, एपिजिक, डायोजिक और इंडोजिक। नाम ना याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुद्दा केंचुए का है कि जमीन के अंदर हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का जो सबसे प्राकृतिक और आसान काम करने का काम जो करता है वो केंचुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस यूरिया और डीएपी को आप प्रयोग करने के तौर पे आप अपने घर के अंदर जाना, 4 केंचुओं को लेना, पानी की कांच की गिलास लेना और उसके अंदर 2-4 कण यूरिया के डालना। कितने? 2-4 कण यूरिया के डालना और उसके अंदर केंचुआ डालना और देखना कि केंचुआ तो अपना आप ही रामपुरी चला गया। केंचुआ अंदर अंदर ही रामपुरी की यात्रा कर रहा है, पानी में ही नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है? अरे जितने भी केंचुए और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन रसायनों की वर्दी से, रसायनों के उपयोग से नष्ट होते जाएंगे। अब बात करते हैं कि साहब चलो पाप हुआ सो हुआ, जमीन का नुकसान हुआ, किसान का हुआ, और क्या होगा? बात यहां पे ये आ रही है कि फिर क्या होगा? जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा?
पीछे वाले आवाज नहीं कर रहे, क्या बात है, ठंडे पड़ गए क्या? पहली बात, मेरी आवाज बात समझ में तो आ रही है ना? कितने लोगों को आ रही है? हाथ खड़े करें एक बार। मुझे लग रहा कहीं इधर से उधर सीधी जोधपुर नहीं पहुंच जाए। हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि जैसे जमीन के जीवाणु भी नष्ट हो रहे हैं, जमीन के अर्थवर्म भी नष्ट हो रहे हैं, और भी जैसे मैंने एक बात कही आपको कि जमीन के जीवाणु के बाद में जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते थे, ऐसा नहीं है कि बीमारी उस समय नहीं आती थी, ऐसा नहीं है कि कीट उस समय नहीं लगते थे, ऐसा नहीं है कि समस्या उस समय नहीं आती थी, लेकिन एक संतुलित नियंत्रण उस समय होता था। जल तो सब बढ़िया ही है साहब। तो अब जहां पे भी बात करते हैं जैविक नियंत्रण की, जैविक एनर्जी है, क्षमा चाहता हूं बीच में डिस्टर्ब किया। तो बात जहां पे भी प्राकृतिक नियंत्रण की आती है, तो उस समय भी जितने भी जो रोग लगने वाले, बीमारियां लगने वाली थी, लगती थी, लेकिन जंतु नाम जीव नाम कर्षि अस्ति, ऐसे हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जीव जंतुओं के माध्यम से खेती संभव है। दूसरी बात मैंने कहा, कीट लगता है, रोग लगता है, व्यवहारिक बात है, उस समय भी लगती थी और लगती थी, इसीलिए फसलों के अंदर रोग और कीट लगे, इसलिए महर्षि सुरपाल ऋषि ने वृक्ष आयुर्वेद की रचना की। किसकी रचना की? यदि उस समय समस्या नहीं आती तो सुरपाल ऋषि को कहां पड़ा कि वो वृक्ष आयुर्वेद की रचना कर दे? नहीं, उस समय भी कीट, रोग और अनन्य समस्याओं का फैलावड़ा था, लेकिन समाधान भी था। और समाधान कैसा था कि जीव जीवसीय भोजनम अस्ति, ये हमारा साहित्य कहता है। और कैसे, मैं आपको कुछ वीडियो, आप लोग मेरे से जुड़ना। कल ही हमने देखा कि हमारी फसल के अंदर सकिंग पेस्ट की प्रॉब्लम, जिसको आप तेला बोलते हैं, एफिड बोलते हैं, समस्या बहुत ज़्यादा थी। और मेरी टीम के सब लोगों को उस समय बैठा के मैंने कहा, इन गिनो इन एफिड को, और गिनो इनको, ये जो बीटल खा रही है ना, लेडी बर्ड बीटल महारानी जो इनको चेप रही, इसको देखो। वो लेडी बर्ड बीटल उन तमाम कीड़ों को खा रही है, पचा रही है और मौज कर रही है। तो मतलब एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। अब आप ये मत कहना साहब पाप कर रहे हो, प्रकृति की व्यवस्थाओं में अंगुली नहीं कर सकता। पाप हम कर रहे हैं कि यदि हम उन एपिड को जहर से मार देंगे तो बीटल भूखा मरेगी। क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? हम यदि उस एपिड को मार देंगे, उस बीटल के भोजन को मार देंगे, वो बीटल भूखा मरेगी। पाप यूं लगेगा, पाप आपके बीटल के खाने से नहीं होगा। प्रकृति का चक्र है कि जीव जीवसीय भोजनम अस्ति। अब मैं बात करता हूं बीमारियों की। कभी कभार जमीन के अंदर मर्दा गलन आता है, कभी कभार तना गलन आता है, कई बार हमारा फल गल जाता है, कई बार ऊपर से कुछ और समस्या आ जाती है। क्या होगा? तो इसका अर्थ भी है, ये समस्या तो पहले भी आई होगी। वैज्ञानिक कहते हैं अधिक नमी की वजह से होती है। बतौर वैज्ञानिक मैं भी एमएससी हॉर्टिकल्चर से हूं, मैं भी मानता हूं अधिक ह्यूमिडिटी की वजह से हार्मफुल फंगस की ग्रोथ होती है। तो मैं ये मानता हूं कि यदि हार्मफुल फंगस है तो यूजफुल फंगस भी होगी कि नहीं होगी? और कहां होगी? खेत में। हालांकि दुकान पे भी पड़ी है, यहाँ पे अलग अलग स्टॉलों के ऊपर वो फंगस बिक रही है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि विकल्प के तौर पर अभी हमारे को वो काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब है कि जीव जीवसीय भोजनम अस्ति की जहां भी व्याख्या हुई है, इसका मतलब उस हार्मफुल फंगस के लिए भी यूजफुल फंगस काम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इसका सारे गाला मेले का इफेक्ट कंज्यूमर के ऊपर क्या पड़ रहा है। मैंने बात कही थी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। माँ के दूध के अंदर इन सिंथेटिक जहरों का आना, ये एक इफेक्ट दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि जहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आज मैं एक बात करता हूं कि मेरी उम्र के अंदर मेरे पिताजी 60-70 किलो का कट्टा उठा के ऐसे फेंकते जैसे नमकीन की पूड़ी। और वही बात यदि मेरे से करें तो मैं 2-3 साथियों को और ढूंढूंगा कि कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं बेइज्जती और हो जाएगी। सही बात है कि झूठ बात है? अरे क्यों है ये सही बात? क्योंकि उस समय हमारे अनाज के अंदर वो ताकत थी कि 70 किलो के कट्टे को उठा के एक साइड में एक झटके में फेंक सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? उस भोजन में वो ताकत नहीं। 8 की जगह 10 रोटी खा ले, कुछ भी नहीं होगा। पड़ोसी क्या और राह देखेंगे, आ जाए तो कट्टा उठ जाए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? जब हमारा शरीर कमजोर होगा तो शरीर के ऊपर बीमारियां हावी होगी कि नहीं होगी? अरे ये दम्मा, ये कैंसर, ये डायबिटीज, ये क्या है?
ये तमाम इन्हीं चीज़ों से प्रोत्साहित हुई बीमारियां हैं और ये इन्हीं का रिजल्ट है। अब मैं बात करता हूं निदान कैसे होगा। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हम इसके ऊपर चर्चा ना करके हम आते हैं निदान कैसे होगा। ऐसे कौन से तत्व है जिसकी वजह से हम, स्लाइड आगे लेना भैया। हाँ, ये भूल गए कि ये तो भाषण दे रहे हैं, अपने तो आराम कर लेते हैं। आगे अब आ रहे हैं अपन कि जो वर्तमान दुखदायी खेती है इसका कोई सुखदायी विकल्प निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही हम सुखदायी विकल्प की तौर पे आते हैं तो अनन्य नाम हमारे सामने आते हैं और हमारा किसान बड़ा भ्रमित हो जाता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। कोई कहता है जैविक खेती, कोई कहता है जीरो बजट खेती, कोई कहता है प्राकृतिक खेती, कोई कहता है आध्यात्मिक खेती, कोई कहता है दैविक खेती, कोई कहता है वैदिक खेती। मैं आपको ये कह रहा हूं, हम जिसके प्रति जैसी श्रद्धा रख रहे हैं आप वैसे नाम का उच्चारण करके खेती करें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कर रहा है ये तमाम नाम राष्ट्र के अंदर पर्यावरण को, किसान को, कंज्यूमर को बचाने वाले नाम है, इसमें एक भी गलत नहीं है। तो इसलिए आप नाम की लड़ाई से ना लड़ें। हमारे भारत के अंदर एक फ्रूट होता है नारंगी, सुना है ना आपने नाम? अरे नारंगी किसको कहते हैं? ऑरेंज को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नाम है नारंगी, लेकिन रंग है कि नहीं है उसका? अरे एक नहीं है, तो फिर नारंगी काहे को बोलते हो भाई उसको? जब उसका रंग है तो नारंगी क्यों? और जब नारंगी है तो फिर चलने दो ना, जो नाम है वो ठीक है। हमें हमारे किसान को, हमारी धरती को, हमारे कंज्यूमर को, हमारे जीवाणुओं को, हमारी गाय को बचाना है। इसके लिए जो काम अच्छा वो कर लेना चाहिए, चाहे वो जीरो बजट हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे जैविक हो, चाहे दैविक हो, चाहे वैदिक हो। हमें नाम की लड़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ना, ये बात आप लोग आसानी से बांध लें। जो काम हमारी इनके पक्ष में है वो अच्छा है। अब आते हैं हम आगे कि अब शुरुआत कैसे करें। अब वैज्ञानिकों ने यहां कहा है कि हमारा प्रोडक्शन कमजोर होता है, और अभी हमारे मीडिया बंधुओं ने भी हमसे सवाल किया कि सर शुरुआती दौर के अंदर किसान का उत्पादन कम होता है। अब क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही एक व्यक्ति पिछले 10 साल से शराब पीता है और उसको मैं आज कहता हूं शराब बंद कर दे, उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसकी इम्यूनिटी पावर ऐसा बन चुका है कि वो शराब आज छोड़ नहीं सकता। दूसरी चीज छोड़ देगा वो, लेकिन उसके लिए उसको विकल्प चाहिए। उसके इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने के लिए कुछ ना कुछ विकल्प चाहिए। वो विकल्प उसको मिलता है तो उसके बॉडी के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है। अब शुरुआत कैसे हुआ आप समझना कि यदि हम जैविक खेती की बात करते हैं तो हम जैसे ही पहला सवाल आता है हमारे पास में खाद, कौन सा क्या चीज आती है माइंड में? खाद। अब जैसे ही खाद की व्याख्या आती है तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। एक बार सब उच्चारण करना ताकि दिमाग में आ जाए सबके, खाद पड़े तो खेत। अरे बोलना है भाई, मन की बात है ये, नहीं तो मिट्टी रेत। आगे समझ में? अब खेत में खाद जाएगा तो ही खेत है, नहीं तो मिट्टी। अब खाद किसके लिए? हमारी फसल के लिए, हमारे जमीन के जीवाणुओं का पोषण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? खाद की। अब आते हैं हम खाद के ऊपर, चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश या कर्नाटक या बेंगलोर। खाद की रचना कैसी है आप लोग समझना। आपके यहाँ ऐसी रचना है तो बहुत बढ़िया है कि हमारा किसान खेत के जो कितना भी गाय का गोबर और जितना वेस्टेज आता है उसको घर के बाहर एक गड्ढा बना के उसका ढेर बना देता है। यही करता है कि नहीं करता है? खुले में पड़ा होता है, यही होता है। अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी सी बात आप समझ लेना कि एक हमारे पास में ये खीर का भगोना है। किसका भगोना है? सपोज करना ये खीर का भगोना फूटा हुआ है। खीर का भगोना फूटा हुआ है तो क्या होगा? रस तो सारा बह के निकल जाएगा। ना रसोइयों को पता, ना खाने वालों को पता। रसोइया खीर समझ समझ के परोस रहे हैं और खाने वाला खीर समझ समझ के खा रहा है। क्या होगा? मेरा जैसा मारवाड़ी आदमी पश्चिमी राजस्थान से जिसने जिंदगी में खीर नहीं देखी है वो तपाक से 4-5 कटोरी खीर खा लेगा। वो खीर थी कि चावल थे? क्या होगा? अरे बदहजमी होगी कि नहीं होगी? बदहजमी होगी। रात को बीआईजी को उठाऊंगा, बीआईजी पेट खराब हो रहा है। गड़बड़ क्या हुआ?
हमारे किसान जो खाद बनाता है उस खाद का भगोना फूटा हुआ है, बारिश की सीधा बूंद और सूर्य की सीधी किरणें उस खाद के ऊपर पड़ती है और उस खाद का पोषण मान क्या हो जाता है? वो खाद नहीं है, वो दाल बाटी बनाने वाले कंडे हैं। कंडे क्या है वो? अरे कंडे हैं। और खेत के अंदर हम कंडों को डालेंगे तो दीमक आएगी। क्या आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? और दीमक आएगी तो दीमक का कंट्रोल करने के लिए बंगाली बाबा से क्या लेना पड़ेगा? अरे दवाई आएगी कि नहीं आएगी? अरे खेत में जब कंडे डालेंगे, कंडे से दीमक आएगी, दीमक से क्लोरीपाइरिफॉस आएगी। और उसके साथ साथ जब हमारी फसल के अंदर अच्छा पोषण प्रबंधन नहीं होता है तो हमारी फसल की वानस्पतिक बढ़वार कम होती है। वानस्पतिक बढ़वार कम होती है तो बंगाली बाबा फिर से एक डब्बा दे देता है, ये फूट फाट में बढ़िया काम करेगी। भाई क्या बोलेगा? ये फूट फाट में बढ़िया काम करेगी, 3 दिन में फूल 4 दिन में फल, खाओ और मौज करो। क्या करा भाई हमने? अरे क्या करा हमने? अरे हमने हमारी रेवड़ी, हमारी आखुड़ा, क्या बोलते हैं आपके यहां इसको? आखुड़े ही बोलते हैं ना। वो आखुड़े का भगोना फूटा हुआ है। अब मैं इसकी बात करता हूं, आपके यहां एमपी में होता नहीं होता, राजस्थान में होता है। हमारी वैदिक परंपरा के तहत हमारे दीपावली का पहला दीपक हमारे गोबर के ढेर पे होता है। आपके यहां होता है क्या? सही बात है कि नहीं है? दूसरी बात, हमारी वैदिक परंपरा के तहत बेटे की ब्याह होने के बाद बारात रवाना होते समय हमारे यहाँ आकुड़े की पूजा होती है। होती है कि नहीं होती है? क्यों करते हैं भाई? सदियों से भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद उस बेटे की आने वाली बीवी भी किस पर निर्भर होगी? अरे खेती पर निर्भर होगी कि नहीं होगी? और खेती पर निर्भर होगी तो आखुड़ा ही उसको कमाई देगा कि नहीं देगा? तो पहले उस आखुड़े की पूजा करे। और माँ कहती है बेटा इस आखुड़े की लाज रखना, ये लक्ष्मी है, इसका कभी विनाश मत करना। लेकिन लक्ष्मी का क्या हो रहा है? लक्ष्मी का सारा रस बह बह के कहीं और जा रहा है और खेत में कोई और ही आ रहा है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? सब सो गए भाइयों, मेरे को ऐसा लग रहा है। बोलो भारत माता की। आवाज बुलंद नहीं है। बात यहां पर देसी खाद की हो रही है तो बात आवाज भी देसी खाद वाली आनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब देसी खाद की बात हुई। हमें सोना नहीं है, जागृत रहना है। मैं 8 घंटे बोलता हूं, मेरा यही आदत है। यदि कोई पीछे बीच में 31 नंबर व्यक्ति सो गया तो मैं भी सो गया। आगे से पीछे, अंत से पंत, पूर्व से पश्चिम मेरी आवाज सुनते समय मेरा सुनने वाला व्यक्ति यदि सोता है तो समझ लो मेरा बेलना बोलना ही बेकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम कि हम खाद का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब यहां पर बात आते ही हमारे वैज्ञानिक फिर से टेंशन में पड़ जाते हैं कि साहब इतनी तो खेत हमारे भारत के अंदर गायें ही नहीं है, हमारा पशुपालन ही नहीं है। अब जितनी खाद चाहिए उतने तो पशु नहीं है, और उतने पशु नहीं है तो फिर तो हमारे को थोड़ा यूरिया डीएपी देने दो ना। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे सही बात है कि नहीं है? तो सही है तो फिर लाओ यूरिया और डीएपी। सही नहीं है, गलत है ये बात कि हमारी खेती के अंदर अब तक हम गोबर पे टिके रहे। हमारे खाद को, उसके पोषण मान को बढ़ाने के लिए यहाँ के नवाचारों को भी अपनाना पड़ेगा। हमारे किसान को प्रयोग धर्मी मेंटलिटी लानी होगी। किसान क्रिएटिव और रिसर्च मेंटलिटी वाला आना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में वैज्ञानिक पैदा होते हैं। जिनके लिए वैशाली दीदी ने बताया कि पवन जी की देश के 50 वैज्ञानिकों में, वो वैज्ञानिक यूनिवर्सिटियों वाले नहीं हैं, वो वैज्ञानिक खेतों के हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं वो? मैं खेतों का वैज्ञानिक हूं, मैं यूनिवर्सिटियों वाला वैज्ञानिक नहीं हूं। यूनिवर्सिटियों के वैज्ञानिक मेरे गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जगह वो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि वैज्ञानिक खेत में भी तैयार हो जाते हैं। और वो कैसे? कि जैसे मैंने बात की कि हमारे खेत में केवल गोबर को खाद समझा जाता है, गोबर को ही खाद नहीं समझना है। हमारे अपशिष्ट, हमारे जितने भी फसल अवशेष हैं, इनको हम क्या करते हैं? अरे जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? जब फसल अवशेष जलेंगे तो जमीन के जीवों का क्या होगा? अरे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? आदमी मरता है तो शमशान बोल देते हैं जहां जलाते हैं उसको, और जीव मरते हैं तो आपका खेत खेत रहा है कि शमशान बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? आप और हम। अब ये बात करते हैं कि क्या होगा, तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो भी वनस्पति जमीन पर खड़ी है
उसने अपने वानस्पतिक बढ़वार के लिए, फूल के लिए, फल के लिए जमीन से कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण किया है कि नहीं किया है? तो इसका मतलब पोषण देने के बाद, फल देने के बाद, फूल देने के बाद, सब्जी देने के बाद वो वनस्पति के अंदर अभी भी पोषण उपलब्ध है। यदि हम उसको जला देंगे तो पोषण क्या हो रहा है? राख। तो हमें क्या करना चाहिए? इस वनस्पति का सही तरीके से उसको खाद के अंदर मिलाना चाहिए। अब इसकी पद्धति क्या हो सकती है? हो सकता है वो ट्रेंच कंपोस्ट, हो सकता है इंडोर कंपोस्ट, हो सकता है नेडेक कंपोस्ट, हो सकता है वर्मी कंपोस्ट। जैसे जिसकी व्यवस्था हो, जैसे उसकी सहूलियत हो, उसके मुताबिक वो उत्तम तरीके का खाद बनाकर खेत के अंदर वो डाले। आ गई मेरी बात समझ में सबको? हाथ खड़े करो किसको आई समझ में। जिसको नहीं आई वो फिर समझ लेना कि खेत के अंदर हमारी खाद उत्तम कंपोस्ट पहुंचे। केवल गोबर का ढेर इसको कंपोस्ट बना के या वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुए आते हैं उनको केंचुए को छोड़ के खेत में खाद डालेंगे, पोषण की पूर्ति होगी नहीं। पोषण की पूर्ति होगी नहीं तो उत्पादन आएगा नहीं। उत्पादन आएगा नहीं तो मार्केट के अंदर कम रेट में बिकेगा नहीं, और कम रेट में बिकेगा नहीं तो गरीब कभी भी जैविक खेती का आदान जो भी वो खा नहीं सकता। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? सीधी सी गणित है कि जमीन के अंदर यदि सही पोषण प्रबंधन नहीं हुआ तो उत्पादन ठीक से आएगा नहीं। उत्पादन ठीक से आएगा नहीं तो किसान की लागत निकलेगी नहीं। किसान की लागत ठीक से निकलेगी नहीं तो रेट उसकी क्या होगी? डबल होगी कि नहीं होगी? हम कोई ऐसा कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है। अरे कोई कहते हैं जैविक वाले तो बड़े बदमाश होते हैं, रेट इनकी डबल होती। बदमाश नहीं भाई साहब, हमारी लागत इतनी हो जाती है। और लागत क्यों होती है? क्योंकि हमारा पोषण प्रबंधन गड़बड़ होता है, और पोषण प्रबंधन गड़बड़ है, उत्पादन कम। उत्पादन कम तो रेट ज्यादा, और रेट ज्यादा तो हम काम किसके लिए कर रहे हैं? जो एफर्ट करने वाला है। तो हमारे अमीरों के लिए, करोड़पतियों के लिए, धनवान लोगों के लिए खेती कर रहे हैं क्या? अरे मेरी बात सही है कि नहीं है? हम अमीरों के लिए, धनवानों के लिए, करोड़पतियों के लिए, साहूकारों के लिए काम कर रहे हैं, या जमीन के अंदर जुड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब, श्रमिक और लेबर क्लास का आदमी, उसके लिए भी खेती कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा सोचना है क्या कि हमारा उपजाया हुआ धान या अनाज करोड़पति खाए? अरे भाई करोड़पति खाएगा तो करोड़पति मजबूत होगा, तो हम जैसे निचली क्लास के लोगों का क्या होगा? हम कुपोषण के शिकार होंगे, हम बीमारियों से ग्रसित होंगे, और एक दिन क्या होगा? अरे देश श्रमिक विहीन हो जाएगा। श्रमिक विहीन होगा तो श्रमिकों के बिना श्रम को साधने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो खेती कहाँ, क्या होगा खेती का? इसके लिए फिर बड़े बड़े इक्विपमेंट आएंगे, चाहे धान काटने की मशीन हो, चाहे मूंग निकालने का थ्रेशर हो। जब देश श्रम साधने वाले लोगों से विहीन होगा तो इक्विपमेंट आएंगे, यांत्रिक गतिविधियां बढ़ेगी। जब यांत्रिक गतिविधियां बढ़ेगी तो लागत बढ़ेगी या घटेगी? अरे सही बात एक नहीं है? तो क्या करना चाहिए हमें? हमारे काम के अंदर कंट्रीब्यूशन करने वाले प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक पशु, प्रत्येक श्रमिक का ध्यान रखते हुए खेती को अपनाना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? जैविक खेती। आ गई सबके समझ में? अब शुरुआत कैसे करें आपको समझना है। शुरुआत के लिए है कि पास के अंदर कहीं पे भी यदि मिट्टी जांच की व्यवस्था ठीक से हो रही है तो झूठी ईसीजी और सोनोग्राफी की वजह से मरीज को गलत दवाएं जाती है। ठीक बात एक नहीं है? गलत ईसीजी, गलत सोनोग्राफी, गलत एक्सरा, गलत सीटी स्कैन की वजह से डॉक्टर मरीज को गलत दवाएं लिखता है। तो मैं आपको पुनः आपका ध्यान आकर्षण करवा रहा हूं कि यदि आप खेत की मिट्टी का जांच करवा रहे हैं, सही जगह पे, सही व्यक्ति से करवाना, उसके बाद आगे बढ़ना। अब कैलकुलेशन निकालना, इसमें वैज्ञानिकों का पूरा मंथन और चिंतन और उनकी जो मेहनत है, इनका अपन को उन कंट्रीब्यूशन साथ में लेना है। अब समझना कि मेरी मर्दा का जमीन के अंदर कार्बन 0.3% है, और नाइट्रोजन क्विंटल में नहीं आ रही है, फास्फोरस कम हो रहा है, लेकिन मुझे जैविक खेती करनी है और उत्पादन को कम नहीं करना है। उसके लिए क्या साधन होना चाहिए? तो उसको पूरा आप समझना कि जमीन के अंदर यदि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम है और हम सब्जी की फसल कर रहे हैं तो मैंने कहा आपको प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। आप यूएसए के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, नाइजीरिया के अंदर जाएंगे, वहां किसान को पूछोगे कि टमाटर के अंदर नाइट्रोजन की खपत कितनी होती है, वो कहेगा 100 किलोग्राम पर हेक्टर इन वन सीजन। क्या बोलेगा? 100 किलोग्राम इन पर हेक्टर इन पर सीजन। इसका मतलब 1 हेक्टर के अंदर टमाटर की फसल को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है।
अब हमारी फसल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम है और हम क्या दे रहे हैं, अब आपको ये समझना है कि हमारे पास सोर्स क्या है, उपलब्धता क्या है। वो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाने के लिए हमारे पास देसी खाद है। अब आप उस विदेशी किसान से पूछोगे, प्रोग्रेसिव किसान से पूछोगे, क्रिएटिव किसान से पूछोगे कि भाई देसी खाद के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, वो आपको कहेगा 0.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम। 100 किलो के अंदर आधा किलो नाइट्रोजन होती है। अब आप इस तरह कैलकुलेशन निकालना कि मुझे 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, मेरी 1 क्विंटल के अंदर इतनी नाइट्रोजन है। इन तमाम कैलकुलेशन के बाद यदि फसल का पोषण प्रबंधन करते हैं, मैं कह रहा हूं किसी भी वैज्ञानिक को खुलेआम चुनौती दे रहा हूं, प्रोडक्शन कभी भी कम नहीं होगा, 1% प्रोडक्शन कम नहीं होगा। लेकिन फिर मैं यहां कह रहा हूं कि उसके पूर्ति के लिए जो खाद आप काम में ले रहे हो, उस खाद के लिए केवल गोबर पर आप अड़े हो तो उत्पादन फिर कम होगा, क्योंकि मात्रा अधिक है और व्यवस्था कम है। तो मात्रा और व्यवस्था सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए वनस्पतिक जो भी अपशिष्ट है उनका उपयोग करना भी व्यवहारिक होगा। अब साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच के हम जुड़ रहे हैं। हम जैविक खेती के अंदर जहाँ पे भी बात करते हैं तो हम समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह और ये जितने भी फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो शुरुआती दौर के अंदर कुछ चीज़ें, मैंने आपको कहा मैं बाजार के खिलाफ कट्टर नहीं हूँ, लेकिन आवश्यकता और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम बाजारू उत्पादों के ऊपर निर्भर कम रहें। अब यहाँ बाजारू उत्पादों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने अपने निजी प्रैक्टिकल के अंदर मैंने नीम खली की जहाँ पे भी बात करता हूँ तो नींबों की निम्बोड़ियाँ हमने पेड़ों के नीचे जितने भी खराब कपड़े हैं वो बिछा रखे हैं और जैसे ही बारिश का सीजन आया नीम की निम्बोड़ियाँ हम इकट्ठी कर लेते हैं। आप कर सकते हैं तो ठीक है, और आप चाहते हैं कि ना गाय और बच्ची और नींद हमारे को अच्छी आनी चाहिए तो फिर आपको भी बाजार से वो नीम की खली, सरसों की खली या महुआ की खली लानी पड़ेगी। अब आप समझना कि ऐसा क्यों, क्योंकि साथ में हमारे को पोषण को भी देना है जमीन के अंदर और हमारे उत्पादन को भी बढ़ाना है। तो यदि आप नीम की निम्बोली शुरुआत में इकट्ठी नहीं करते हैं तो फिर बाजार पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ जो हमने हमारे केंद्र पर किया। गाँव के बालक जो श्रमिक क्लास जिनके मजदूरों के बच्चे हैं बैठे रहते हैं पढ़ाई करने के बाद में, आप उनको बोलो कि 1 किलो नीम की निम्बोड़ी लेके आएगा 5 रुपये दूंगा, क्या बोलोगे? 1 किलो नीम की निम्बोड़ी 5 रुपये, तो क्या करेगा वो? मैं आपको कह रहा हूं कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही नीम की निम्बोड़ी आनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? अरे आसान काम है कि कठिन? मुझे तो बहुत कठिन लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि या तो ये घर में झगड़ा कराएगा और ये कोई ना कोई नुकसान कराएगा, लेकिन ये आसान पद्धति है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है कि या तो हम नीम की निम्बोड़ी इकट्ठी कर लें। नीम की निम्बोड़ी इकट्ठी नहीं करते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ बाजार से नीम की खली, सरसों की खली, महुए की खली खरीद कर लानी पड़ेगी। अब शुरुआत करते हैं कि हम हमारे खेत के अंदर मृदा की जांच हो गई, फसल का चयन हो गया और फसल का चयन होने के बाद में खलियाँ चली गई। अब बात करते हैं हम हमारी भूमि उपचार की। अब जहाँ पे भी भूमि उपचार की बात आती है, मैंने प्राचीन खेती का वरुण आपको बता दिया था कि उस समय की भूमि के अंदर जीवाणुओं की उपलब्धता अत्यंत थी, अनंत करोड़ थी। वर्तमान स्थिति कमजोर है, तो जमीन के अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? अरे जीवाणुओं का रहता है कि नहीं रहता है? जमीन के अंदर जीवाणुओं का योगदान होता है, तो भूमि उपचार के माध्यम से जीवाणुओं को मल्टीप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। जीवाणुओं को मल्टीप्लिकेट करने के लिए सीधी सी बात यह है कि हमारे खेत के अंदर जितना भी खाद जाने वाला है उस खाद को जीवामृत से रोज ट्रीट करते रहो। 15 दिन में एक बार यदि आप उस खाद के अंदर जीवामृत डालते हैं और 3-3 दिन से उस खेत के ऊपर, उस खाद के ऊपर नमी बनाए रखते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट में काम आने वाला जो आइसिनिया फोइडिडा है, इसको नमस्कार कहने में कोई तकलीफ नहीं आएगी और वो खाद आपका बहुत ही उत्तम और शुद्ध गुणवत्ता का तैयार हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या? अरे आसान काम है, कठिन काम है? ये लोग लग रहे हैं मुझे किसानों की जो मन की दशा देख के लग रहा है ये काम बहुत थोपने वाला लड़का। मैं आपको काम नहीं थोपने वाला हूं, मैं व्यवस्था थोप रहा हूं। इस व्यवस्था के माध्यम से आप एक उत्तम कंपोस्ट की रचना करके खेत में डाल सकते हैं। अब किसी किसान को लगता है साहब ये जीवामृत वाले अड़कंजे में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, तो बाहर जो कॉर्पोरेट वाली जो स्टॉलें लगी हुई है
स्टॉलों के ऊपर थैलियों में कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और वो प्रोडक्ट आप फिर वो ट्राइकोडर्मा और वो एजोटोबैक्टर वो 2 किलो प्रति एकड़ की दर से आप वो मिलाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ जीवाणु तो चाहिए। भूमि उपचार के बाद में हम हमारी फसल लगाते हैं तो कोशिश आप करें, हमारा किसान खेत के अंदर अत्यधिक पानी का उपयोग करना अपने आप में गौरव की बात मानता है। जिसके खेत में पानी ट्यूबवेल में ज़्यादा आता है वो बड़े कॉन्फिडेंस के कहता है कि मार तो 2 ही लाइन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अत्यधिक पानी की वजह से 100 में से 70 समस्याओं का शुरुआत वहां से होती है। प्रैक्टिकल शोध पत्र हमने छापे। अब कैसे है मैं आपको बताता हूं कि आप यदि कहीं पे भी आसपास सिटी के अंदर रहते हैं, जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है और नगर निगम, नगर पालिका और नगर निकाय वाले मच्छर मारने की मशीनें लगा लगा के उनको तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? अरे उस समय बारिश के बाद जैसे ही शहर में कीचड़ फैलता है तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है कि घटता है? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरे पीछे वाले भाइयों? सुन रहे हैं? तो जैसे ही बारिश की स्थिति होती है और सिटी के अंदर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है तो ये नगर निगम, नगर निकाय और नगर पालिका वाले क्या करेंगे? मच्छर मारने का काम शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक नमी की वजह से जितने भी रस चूसक कीट है वो खेत में बढ़ेंगे कि घटेंगे? और जब रस चूसक कीट बढ़ेंगे तो बाजार से जहर आएगा कि नहीं आएगा? फिर यह जैविक काम थोड़ी करेगी। आपका पौधा रस चूसक कीटों से लथपथ हो गया और वहां आप जैविक की आशा करते हैं, गलत बात। क्योंकि जैविक बचाव की नीति के अंदर उपयोग होने वाली पद्धति है। जैविक ये नहीं कहती है कि एक पौधे के ऊपर 100 एपिड लगे हुए हैं वहां पे मैं कंट्रोल कर लूंगी, संभव ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे किसान को प्रयोगधर्मी बनना पड़ेगा। खेत में जल का संबंध कीटों के साथ, पौधे के साथ, जमीन के साथ, तीनों को देखना पड़ेगा। अब आता हूं मैं कीट नियंत्रण के बाद रोग पे, कि जितनी भी रोगजनक जो बीमारियां हैं, मिट्टी जनित जितनी भी बीमारियां हैं, अत्यधिक नमी की वजह से फैलती है, ये वैज्ञानिक खुद कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि खेत में अत्यधिक नमी होने की वजह से भूमि जनित बीमारियों का विस्तार होता है। आ गई मेरी बात की समझ में आपको? तो इसका अर्थ क्या हुआ? कीट भी बढ़ते हैं और रोग भी बढ़ता है। अब तीसरी बात, नई बात, नया शोध में आपको बता रहा हूं। स्पेशल फल वर्गीय सब जो अपनी फसलें हैं, चाहे नींबू हो, चाहे अपना अनार हो, चाहे कोई भी फसल हो, जैसे ही फूल आता है और किसान पानी देता है, जो किसान फूल आते ही फसल में पानी देता है 100% फूल झड़ जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? 100% फूल झड़ जाएंगे। इसलिए उसको आपकी या मध्य प्रदेश की भाषा में बोलते हैं तवण देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? ताण देनी पड़ती है। जैसे ही ताण देंगे तो फ्लावर जो फूल आसानी से बढ़ेंगे, और जैसे ही फूल मूंग के दाने के बराबर फल में परिवर्तित होगा फिर पानी धीरे धीरे दे देंगे। अब इसमें पानी में भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है कि 7-7 दिन दे रहे हैं तो 7-7 दिन दो, 7 दिन 7 दिन 7 दिन से दो। लेकिन जैसे ही एक बार 7 दिन से, एक बार 3 दिन से, एक बार 2 दिन से सारे फूल फिर झड़ जाएंगे। जैसे ही फूल झड़ता है हमारा किसान बंगाली बाबा के पास तुरंत पहुंच जाता है कि भैया फूल झड़ गया। क्या कहता है? फूल झड़ गया। और जैसे ही फूल झड़ने की बात कि उस बंगाली बाबा के सामने आई, बड़ा राजी होता आ रहा, फूल झड़ गया अभी इलाज कर देंगे। और क्या करेगा? ले डब्बा हाथ में। क्या करेगा भाई? अरे डब्बा हाथ में देगा कि नहीं देगा? और फिर आप और आके कहते हो अपने फूल झड़े थे ना इसलिए मैं दवाई लेके आ गया हूं। और जैसे ही वो फूल का स्प्रे करता है और उस दूसरे दिन तो पानी का फिर संतुलन बैठ जाता है, तो फूल फल में बदल जाता है और आप बंगाली बाबा का कंधा थपथपा के यार भाई मजो आगो। क्यों? क्या तेरी वाली दवाई बहुत बढ़िया थी? दवाई बढ़िया थी, पद्धति बढ़िया थी। मेरी बात सबको सहमत है कि नहीं? आप ये भी ऊंचा हाथ करके एक बार बता देना। झूठ बोल रहा हूं तो भगा देना स्टेज से। गलत बात, गलत सहमति, गलत तरह की तालियां, गलत तरह की वाहवाही के बिल्कुल खिलाफ हूं। प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, प्रैक्टिकल ही सुनूंगा। कोई गलत बात यदि मैं प्रतिकार करने के लायक नहीं हूं, जगह उठकर चला जाऊंगा। मेरा अपना आत्मीय मनोबल नहीं है कि मैं इसका प्रतिकार कर सकूं, तो मैं जगह छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन गलत सुनूंगा नहीं, गलत बोलूंगा नहीं, गलत करूंगा नहीं।
मुद्दा यही आ रहा है कि हमारा प्रबंधन में कुछ कमियां हैं, उसको भी हमें सुधारनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पानी के बाद में कि हमें क्या करना पड़ता है। तो चाहे हमारी फसल सब्जी हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, तिलहन दलहन औषधि कोई भी हो, हमारे उसके अंदर वानस्पतिक बढ़वार के लिए 30-40 दिन के दौर पर उसको डोज की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पद्धति रासायनिक हो, चाहे जैविक हो, चाहे प्राकृतिक हो। अब उस दौरान क्या करना चाहिए, विकल्प हमारे पास क्या होना चाहिए। एक बड़ी कमी हमारे पास जैविक खेती करने वाले किसानों के साथ है, हम जितने भी समन्वित उत्पाद हमारे को आवश्यकता पड़ती है वो किसान के पास होते ही नहीं है। लोग कहते हैं भाई साहब 3 बीघे मैंने सोयाबीन की खेती करी और ये फसल मेरी पीली पड़ रही है जैविक। अब मैं पूछता हूं उसके पास गौमूत्र है कि ना भाई साहब गौमूत्र तो नहीं है, तो फिर काहे को जैविक कर रहे हैं भाई। फिर उनसे पूछे जीवामृत बना लेंगे कि भाई साहब कोई सस्ता नुस्खा बताओ। उससे बोलेंगे कि 4 पत्तियों का काढ़ा बनाओ, बोले भाई साहब बाजार वाली दवाई को नाम बता दियो दे तो मेरा आप लोगों से आग्रह यही है कि यदि हम जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो बुआई से बाजार तक के सफर के अंदर काम आने वाले तमाम इनपुट की व्यवस्था पहले करें। कई बार किसानों के सामने ट्राइकोडर्मा की बात आती है, वो कहता भाई साहब मेरे पास तो है ही नहीं। अब बीमारी आज आई, दवाई 5 दिन बाद आएगी, तो समाधान कितने दिन बाद होगा। अरे समय लगेगा कि नहीं लगेगा, उत्पादन गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अरे उत्पादन घटेगा कि नहीं घटेगा। जिम्मेदार जैविक खेती है कि किसान है। अरे जिम्मेदार कौन है इसमें, जैविक खेती है कि किसान है। और बदनाम किसको करते हैं, अरे जैविक को करते हैं कि नहीं करते हैं कि भाई साहब जैविक मत करना बर्बाद हो जाओगे। बर्बादी का रास्ता किसान स्वयं चुनता है, वो चाहे आप हो चाहे मैं। हमारा प्रबंधन श्रेष्ठ नहीं होगा तो हमारा उत्पादन निकृष्ट होगा। ये एक मैनेजमेंट का मेन फंडा है। लोग उठ के जा रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरी बातें हवाई फायर की तरह लग रही है लोगों को। मेरी बातें कितने को जम रही है, गले कितने को उतर रही है, एक बार हाथ तो खड़े कर दो भाइयों। पानी पीने गए क्या, हाँ धन्यवाद, फिर तो कोई टेंशन नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक मारवाड़ी के अंदर एक छोटा सा हास्य हो गया था, सबको आपको सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी सत्संग नहीं सुनी और भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, उसको कहां समय मिलता, पूरे दिन वो सुबह से शाम तक भेड़ चराता, थक जाता, सो जाता। लेकिन गलती से मेरे जैसा जिद्दी आदमी उसको भेड़ चराने वालों को सत्संग में ले गया और उसके सामने सत्संग चल रही थी। अब वो सत्संग गाने वाला भजन 1, 5 भजन गाए, 10 भजन गाए, 12 भजन गाए, गाता रहा और वो जोर जोर से रोने लग गया। वो कहा, लोगों ने कहा अरे रो क्यों रहा है, बोले समस्या बहुत विकराल रूप ले रही है। बोले कैसे, बोले मेरे भी एक बकरा ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रहा था, रात को चिल्लाए, सुबह तक तो खत्म हो गया। अब इसके भी भजन गाने वाले का यही हाल होने वाला है। तो कहीं आप ये मत समझना कि ये भेड़िया बीमार हो रहा है यहाँ पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो वो कहीं स्थिति मेरे पे लागू मत कर देना कि इसको तो अब बीमारी लग गई है, थोड़ी देर बाद में रामपुरिया का यात्री बन जाएगा। रामपुरिया का यात्री बिल्कुल नहीं बन सकता, जो भी काम कर रहा हूं कभी भी नहीं हो सकता। जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो स्वीकार करना पड़ेगा। मुद्दा यहाँ पे यही आ रहा है कि हमारे प्रबंधन की नीतियों को श्रेष्ठ बनाना होगा और हम जहाँ पे भी खाद की बात कर रहे हैं, खाद को उत्तम बनाना पड़ेगा। गौमूत्र की उपलब्धता हमारे को करनी पड़ेगी। इसके साथ वैज्ञानिकों ने कुछ चीज़ें साथ साथ हमारे को दी है। कई बार हम लोग एक ही खेत में एक ही तरह की फसल लगाते हैं, एक ही तरह की फसल लगाते हैं तो होगा क्या। मैं जोधपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और जोधपुर ज़िले की मिर्ची पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध थी, लेकिन हुआ क्या, सर्दी गर्मी वर्षा मिर्ची मिर्ची मिर्ची। एक ही खेत में लगातार एक ही तरह की फसल करने के बाद, फसल विविधता खत्म होने के बाद में आज स्थिति ये, वहाँ मिर्ची खाने को नहीं मिल रही है। क्यों कि मिर्ची का रोग वहीं गढ़ बना चुका, मिर्ची का कीट वहीं गढ़ बना चुका और क्या होगा, आखिरकार मिर्ची नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है। मध्य प्रदेश में ये स्थिति हो रही है कि यहाँ का किसान भी एकल फसल को अपनाने में अपना आप में गर्व फील करता है। दूसरी बात कि जैसे ही एक प्रकार की फसल एक ही प्रांत के अंदर होगी तो प्रोडक्शन फुल होगा, प्रोडक्शन फुल होगा तो रेट मिलेगी नहीं, क्या होगा, किसान फिर परेशान। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूँ कि हमारा किसान विविध कृषि के रूप को बढ़ाएं, फसल चक्र को अपनाएं, मिश्रित फसल को अपनाएं, बाजार की मांग को देखें कि बाजार में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है।
खेत के अंदर विविध कृषि के अंदर फूल भी हो, फल भी हो, सब्जी भी हो, अनाज भी हो, तिलहन भी हो, दलहन भी हो। अब उसके कैसे मॉडल बनाए? आप कहें साहब जमीन 3 बीघा, 4 चीजें 4 बता दी, संभव कैसे? मैं आपको बता रहा हूं संभव है। हमारी खेत के ऊपर मेड़ है, मेड़ के ऊपर पेड़ है और पेड़ से पैसे मिल रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं है, वीडियो भेज दूंगा, वीडियो कॉलिंग से दिखा दूंगा। वो कैसे हैं मैं बता देता हूं आपको कि हमारे सेंटर के ऊपर 100 तरह के पेड़ लगे हुए। कितने? 100 तरह के औषधीय पेड़ हैं जीवन में, जिसके अंदर वो जो विलुप्त प्राय पेड़ हैं जिसके नाम आपने नहीं सुने वो भी आपके वहां पर मिलेंगे। अब आप कहेंगे साहब मैं पेड़ लगाऊंगा 8 से 10 साल बाद प्रोडक्शन मिलेगा, मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा? बेटे का ब्याह कराने के लिए आया हूं मैं यहाँ पे कि आपको कि उस खेत के अंदर पानी तो देना ही है, और पानी देना है तो उसके अंदर या तो सब्जी वर्गीय सब्जी बेलें, खेत के ऊपर चाहे बाढ़ हो, कांटे की बाढ़ हो, चाहे तारबंदी हो, चाहे दीवार हो, खेत के ऊपर मेड़ क्यों? पहले तो वो समझ लो कि पड़ोसी हमारी बात अभी तो मानेगा नहीं, वो हमारे को पागल समझेगा यदि हम जैविक खेती करेंगे तो। अरे भाई अभी शुरुआत में हम जैविक खेती करेंगे तो पड़ोसी कहेगा पागल हो गया, कहीं सेमिनार सुन के आ गया वहां इंदौर में जाके। तो क्या होगा? तो केमिकल कंटामिनेटेड वाटर हमारे खेत के अंदर आएगा, तो फिर जीवाणुओं का क्या होगा? तो पड़ोसी के खेत का कंटामिनेटेड वाटर हमारे खेत में नहीं आए और फिर हमारी मेहनत का पानी गोल बनकर पड़ोसी के खेत में नहीं जाए। मैं पड़ोसी से लड़ाई नहीं करवा रहा हूं, आप ये मत सोचना साहब ये लड़ाइयां करवा रहे हैं पड़ोसी के, रोज ही झगड़ा कराएंगे, नहीं। पड़ोसी हमारी बात को मानेगा जब हमारे परिणाम उत्तम होंगे, तब पड़ोसी भी आपकी बात मानेगा। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर खेत के ऊपर बफर जोन बनाने के लिए मेड़ की आवश्यकता पड़ेगी और उस मेड़ का सदुपयोग करने के लिए पेड़ बनेगा। पेड़ 8 साल बाद प्रोडक्शन देगा। यदि आपके खेत में पशुओं की व्यवस्था नहीं है कि पशु ज्यादा नहीं खाते हैं, यदि फसल का नुकसान नहीं करते हैं, जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वहां सब्जियों की खेती कर सकते हैं। हमारे वहां पर अभी सेम की सब्जियां एक पौधे के अंदर 4 बीज लगा दिए और वो चारों बीजों को वापस दीवार पे चढ़ा के तार खींच दिए। अभी एक पौधे से हमें 4-5 किलो सब्जी मिलती है, 4 पौधे इस पौधे के नीचे लगे हुए हैं तो हमें 20 किलो सब्जी एक पौधा जो है ना महुआ का उसके नीचे मिल जाती। अब आप समझना कि 20 किलो सब्जी यदि एक महुए के नीचे मुझे मिल रही है, 20 किलो का यदि मैं 20 रुपये किलो भी बेचूं तो आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब मैं आपसे ये कहूं कि यदि आपके वहां जंगली जानवरों का बोलबाला ज्यादा है तो हमने कोंच लगा दी, एक पौधे से आधा किलो कोंच आसानी से मिल जाती है और कोंच 20 रुपए से 40 रुपए किलो आसानी से बिक जाती है। नुकसान क्या करा? अब आपके यहाँ कोंच नहीं होती तो मैंने चिरमी भी लगा दी, जिसको गुंजा बोलते हैं अपने वहां। अब चिरमी सफेद अलग रेट होती है और लाल वाली की रेट अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये लगाएं, आप गिलोय लगा सकते हैं, आप मधुकामिनी लगा सकते हैं, आप विदारा लगा सकते हैं, लेकिन खेत की मेड़ से कमाई नहीं करता है वो किसान काम का नहीं है। अब इसमें मैं बताऊं कम पानी वाली चीजें लगा दो। कोई कहेगा साहब पानी ही नहीं है हमारे वहां तो कम पानी वाली चीजें लगाओ। वैज्ञानिकों ने विधियां इजाद की है, बोतल के अंदर छेद करके पानी डाल के भी काम शुरू हो सकता है। कमाई लेना जिसका नाम क्या। तो खेत की मेड़ से कमाई लेने के बाद भी कई बार किसान मेरे जैसा कहता है साहब मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही सुनने के लिए आ गया, मेरे लिए भी कोई मामला है क्या? तो मैं आपको कहता हूं इसके पास यदि जमीन नहीं है और एक आध गाय है, बाड़ा है उसका, तो गाय का जो बाड़ा है उसका छप्पर बनाए बढ़िया सा, और छप्पर बना के छप्पर के नीचे आधा फीट से गिलोय लगा के सारी गिलोय को छप्पर के ऊपर चढ़ा दो। गाय भी आराम से, गाय वो गिलोय उगाना वाला भी आराम से। और अभी कोरोना के अंदर गिलोय को जिंदाबाद बनाया था कि नहीं बनाया था? तो हम क्या कर सकते हैं? यदि छप्पर से भी कमाई कर सकते हैं, किस छप्पर से? जिस छप्पर के अंदर गाय बंधी हुई है ना उससे। अब बात मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गिलोय लगाना, आप विदारा भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी चीज लगा सकते हैं, लेकिन कमाई करनी है, कैसे भी तौर पे कमाई करनी है। मुद्दा कमाई है, हमारी रोजी रोटी खेती है तो कमाई तो होनी है। अब आपके और कोई जुगाड़ है क्या? चलो गाय को तो हम दूसरी और व्यवस्था कर देंगे, अब इस जगह पे और भी कोई है क्या? तो मैं आपको और बता दूं कि हमने क्या करा कि छप्पर वाले जगह को एक और कहीं छप्पर बना दिया, गाय को तो वहां बांध दी और उस छप्पर पे एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बना दिया। 5 फीट जमीन में, 5 फीट ऊपर जमीन में सिंगल दीवार और ऊपर हमारी डबल दीवार, दीवारों के बीच बजरी भर दी, बजरी भर के पानी के 10 कैन रख दिए, और जैसे ही अभी गर्मी पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ेगी, उस बजरी के ऊपर पानी डाल देंगे और अंदर मशरूम जिंदाबाद। बोलो भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ता हूं आगे कि ये सब काम बड़े आसान आसान मैंने आपको बताए। अब कई बार हम सब्जी की खेती की बात करते हैं, मेरा समय हो तो संकेत कर देना भाई, नहीं तो मेरी गाड़ी चलती रहेगी, आप लोग परेशान नहीं हो जाएं। चलने दूं गाड़ी को? हाँ। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने सब्जियों की खेती की बात करी तो एक नर्सरी का विषय बड़ा आता है सामने। हमारे किसान भाइयों को नर्सरी की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही नर्सरी की बात करते हैं तो फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे मॉडल हमारे दिमाग में आते हैं। तो फिर हमने भी एक काम किया कि हमने केशव मॉडल के नाम से बांस की ऐसी सस्ती नर्सरी बनाई कि गांव का कोई भी किसान इसको बना सकता है, और उसी नुस्खे को, उसी पद्धति को अपना के गांव का बेरोजगार आदमी गांव के अंदर जाके आसानी से नर्सरियां बना सकता है। उस नर्सरी को 20 बाई 50 की नर्सरी को बनाने के लिए 23 से 27 हज़ार रुपये का खर्चा आया, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर 50 से 70 हज़ार का खर्च लगभग तय था। लेकिन हमने बांस की नर्सरी बनाने के बाद में वैज्ञानिक पद्धति से कहूं तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली आंधियों को भी उसने आसानी से झेला, और 20 बाई 50 की नर्सरी के अंदर एक सीजन के अंदर एक बार में 22 दिन के अंदर 40 हज़ार पौधे आसानी से तैयार होते हैं बिना मिट्टी। कितने? एक 20 बाई 50 के एरिया में 40 हज़ार पौधे 22 दिन के अंदर तैयार होते हैं आसानी से। इसको कैसे करें? हमारी धारणा बदलनी होगी, हमारा मन बदलना होगा, हमारे कंसेप्ट बदलने होंगे, हमारे संबंध बदलने होंगे। अभी तक हमारे संबंध वैज्ञानिक खेती करने वालों से है नहीं। अभी तक गांव में ताश ठोकने वालों से हमारे संबंध है, डींगी हाँकने वालों से हमारा संबंध है, बातें करने वालों से हमारा संबंध है, फोन पर व्हाट्सएप चलाने, फेसबुक पर मोटी मोटी बातें करने वालों से संबंध है। जो धरातल पर खेती करने वाले व्यक्तियों से, प्रयोगधर्मी किसानों से, वैज्ञानिक किसानों से हमारे संबंध बनाकर एक प्रबंधन अच्छा तैयार करके जैविक खेती को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर विधियां बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको इस तरह से जागृत करने के लिए आया हूं कि समस्या आएगी, आप बने रहें, टिके रहें, खोजें, उस विषय का समाधान खोजें, मिल जाएगा। मैं एक बात आपको बताता हूं कि आदमी का दिमाग कैसे लगता है। उदयपुर के अंदर हमारे किसान वैज्ञानिकों का एक मंथन था, और उस मंथन के अंदर आपके मध्य प्रदेश के आगे जबलपुर के किसान भास्कर रमन जी हमारे साथ थे। मैं, भास्कर रमन जी और एक अभिषेक जी नाम के व्यक्ति, तीनों हम बस स्टैंड पे खड़े थे, और एक घटना ऐसी हुई कि हम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगी कि चोर आए और हमारी गाड़ी के अंदर मिर्ची के तेल का स्प्रे करके चले गए, और मिर्ची का तेल का स्प्रे करने के बाद दूसरी बार आए कि भाई साहब गाड़ी में धुआं चल रहा है। तो हम गाड़ी भाग के बोनेट खोलने लगे, और पीछे सारे चोर क्या करे, हमारी गाड़ी को साफ कर गए। हालांकि वो चोरों का काम कर लिया, हमारा माल खराब हो गया, हम परेशान हुए, लेकिन हालांकि चोरी पकड़ ली महीने भर बाद में, लेकिन वो मिर्ची का तेल दिमाग में जगह बना चुका था कि ये मिर्ची के तेल के स्प्रे के अंदर ऐसा क्या है। और 2-3 महीनों के बाद में मेरे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में कीट नियंत्रण के लिए लाल मिर्ची के पाउडर को उतार के कीट नियंत्रण का काम शुरू कर दिया। हुआ क्या, जितने भी 16 तरह के कीट नियंत्रण के काद में स्वतंत्र भारत में मिर्च से लाल मिर्ची से कीट नियंत्रण का प्रोडक्ट बन गया। और आज कैसी भी बड़ी समस्या हो जाए, 3 ग्राम लाल मिर्ची गोमूत्र के साथ मिला के आप स्प्रे करेंगे, रस्ट उससे कीट नियंत्रण नहीं हो जाए, पवन टाक को फोन कर सकते हैं आप। लेकिन बात कहां से उपजी? अरे मौका कहां से? चोरों ने मिर्ची का स्प्रे किया। इस मिर्ची के स्प्रे से इतना खतरनाक काम हो सकता है, तो क्या होगा? पानी है। अरे क्या होगा भाई, मिर्ची का स्प्रे इतना खतरनाक है इंसानों के लिए, तो ये मिर्ची का स्प्रे इन रस चूसक कीटकों के लिए खिलाफ है कि नहीं है? तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनते गए और काम चलता गया। आज 50 से ज्यादा इनोवेशन हम लोग कर चुके हैं। समस्या का समाधान आपको खोजना पड़ेगा, आपको प्रयोगधर्मी मेंटलिटी आपने माइंड में लानी पड़ेगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जमीन की सारी उसकी भौतिक रचना, केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी अलग अलग संरचनाओं के ऊपर बात करते हैं।
हमारे पद्मश्री भारतीय किसान संघ के जैविक प्रमुख राजस्थान के पद्मश्री हुकुमचंद जी पाटीदार ने ऐसी रचना बनाई कि हमारी ज़मीन के अंदर जिस तरह हम केमिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उन्होंने इसका संबंध ऐसे जोड़ा कि हमारे शरीर में जिस तरह वात, पित्त और कफ की बात होती है, वैसी ही बात वो कहते हैं कि पानी कब देना चाहिए, सर्दियों के अंदर ठंडा नहीं खाना चाहिए और गर्मियों में गर्म नहीं खाना चाहिए। ऐसा हमारे शरीर की रचना है, तो खेती के अंदर में भी इसका वात, पित्त और कफ के समान इस जमीन के अंदर उसकी भौतिक, रासायनिक और केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी हम कहते हैं, वो भी मजबूत होनी चाहिए। आदरणीय पद्मश्री हुकुमचंद जी पाटीदार ज्यादा पढ़े ही नहीं किए हैं, वो आपके जैसे ही आम किसान हैं, लेकिन उनके सोचने की, समझने की और करने की क्षमता अलग है। तो जब तक हमारे सोचने की, समझने की और करने की क्षमता को भिन्न न बनाएंगे, खेती उत्कृष्ट बन ही नहीं सकती। दूसरी बात, अब यहां आते हैं खेती के अंदर खरपतवार नियंत्रण की। अधिकतम किसान हमारे पास फोन करते हैं कि भाई साहब कोई खरपतवार नियंत्रण को भी कोई इलाज है कि था के जैविक में? समस्या है कि नहीं है? कितने लोग हैं? खरपतवार एक समस्या है कि नहीं है? हाथ खड़े करो। जो हाथ नहीं खड़े कर रहे उनके लिए नहीं समस्या, वो है ना। अब आप नीचे बैठिए, खरपतवार समस्या नहीं है, इस शब्दों का उच्चारण समझना। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने न केवल हमारे सभ्यताओं के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमारी खेती के ऊपर भी आक्रमण किया, और उसमें आक्रमण के दौरान ये जो खरपतवार शब्द है ना, इसका आविष्कार हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर खर बोलते हैं दुश्मन को, किसको बोलते हैं? और पतवार बोलते हैं वनस्पति को। अब इन वैज्ञानिकों ने या ये अंग्रेजों ने हमारी वनस्पति को क्या बोला? ये वनस्पति क्या है हमारी? अरे दुश्मन है कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि खरपतवार है। क्या है ये? खरपतवार। इसका मतलब ये हमारी पतवार हमारा खर है, खर मीन दुश्मन। लेकिन हम जैसे वैदिक साहित्यों के अंदर प्राचीन कृषि की जैसी बात करते हैं, तो उसमें एक श्लोक है कि आ मंत्रम अक्षरम नास्ति, आ मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनुष्दम, अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति, यो जक्का से दुर्लभ अस्ति। ऊपर से गया होगा संस्कृत का श्लोक, लेकिन हिंदी में व्याख्यान करके बता देता हूं। आ मंत्रम अक्षरम नास्ति, क से कबूतर से ग से ज्ञानी बाबा तक एक एक शब्द से संस्कृत में मंत्र बनाकर सिद्धि प्राप्त करके देश को वश में किया जा सकता है। मात्र एक ओम के शब्द के ऊपर ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी तपस्या करके कईयों को वश में कर लिया, भूतों को, राक्षसों को वश में कर लिया, एक शब्द। अब बात करते हैं अमूलम अनौषधम नास्ति, मूल बोलते हैं वनस्पति को। इस सृष्टि के ऊपर जिस वनस्पति ने अंकुरण लिया है वो सब काम की है। लेकिन तीसरी बात एक और बोल दी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति। लोग कहते हैं ये तो निकृष्ट है, वो पीछे वाला आदमी कमजोर है, इसके दिमाग की बुद्धि गड़बड़ है, कहते हैं ना। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति। इस सृष्टि पर आगे से पीछे, ऊपर से नीचे कोई भी व्यक्ति निकृष्ट नहीं है, ऐसा हमारा ऋषि मुनि कहते हैं। लेकिन अंतिम जो बात है, अंतिम जो श्लोक का लास्ट व्याख्यान है, वो एक अपने लिए महत्वपूर्ण है। अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति, योजकस दुर्लभ अस्ति। मैं ये कहता हूं कि इस वनस्पति के अंदर ये गुण है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा योजक की आवश्यकता हमारे को पड़ रही है। अब जिस खरपतवार की आप बात कर रहे हो, मैं आपको कहता हूं, आप कोई वन खरपतवार की फोटो आप मुझे भेजिए, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मुताबिक उसके अनुसंधान के अंदर उसके अंदर कौन सा कंटेंट है, कौन उसका खरीदार है, सब तय है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं कैसे इसका सिद्ध करना है कि जिसके अंदर की शुरुआत हमने की वहां दूब बहुत ज्यादा थी, और दूब के ऊपर एक लेबर का जो हमारा खर्चा है वो एक लेबर 200 रुपए के अंदर काम करती है। हमने कहा इसका निदान क्या निकाले, तो मेरे मित्र हैं राजस्थान के अंदर नेशनल प्लांट मेडिसिन प्लांट बोर्ड के मेंबर हैं। मैंने कहा जब आपका इतना बड़ा महकमा काम कर रहा है, दूब के ऊपर भी कोई काम करता है क्या? लेकिन मेरे जो प्रेरक है माननीय कृष्ण मुरारी जी भाई साहब, भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री है और अभी बीज प्रभाग का काम देखते हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये दुर्वा है ना, दूब जिसको बोलते हैं, इसको संस्कृत में दुर्वा बोलते हैं, और ये अतुल्य और दिव्य औषधि है। तो मैंने कहा ठीक बात है। पूछा औषधि महकमे को कि भी इस औषधि का कोई उपयोग हो सकता है? उन्होंने कहा सूखी 30 रुपए किलो खरीद लेंगे।
क्या बोला? जिस दूब को आप दुश्मन समझ रहे हो उसको 30 रुपए किलो में सूखी खरीद लेंगे, टन देंगे तो भी कम है, टनों के बराबर मात्रा देंगे तो भी कम है। अब मेरा तो धंधा चल गया। कैसे चला? कि हमारे केंद्र पर जो श्रमिकों का जो मूल्य लगता था उस मूल्य को एक छोटे से मोड़ में बदला, और वो दूब निकालने के बाद में हमें पता चला कि श्रमिकों को थोड़ा ज्यादा भी दिया जा सकता है। तो लेबर को ये कहा इतनी दूब काटोगे तो इतना पैसा। लगी लेबर तलवार लेके धार पे और दूब काटी और बेचने शुरू कर दी। छोटा सा प्रयोग था, आप भी कर सकते हैं। मैंने तो संस्कृत के श्लोक में आपको बता दिया था कि अयोग्य पुरुषोत्तम नास्ति, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं फिर कहा ना, जब मैं लाल मिर्ची के ऊपर शांति नहीं कर सकता तो मैं दूब पे शांति करूंगा क्या? तो पता चला कि दूब के अंदर क्या होता है ऐसा, इसलिए पतंजलि सर्वश्रेष्ठ औषधि मान रही है इसको। या क्यों हमारे साधु महात्मा इस दूब को दुर्वा समझ के हमारी शिलान्यास के अंदर, हमारे अति शुभ कार्यों के अंदर दूब का निवेश करते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर? तो पता चला कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इस दूब की नोड के अंदर होती है। और क्या करा, 100 लीटर पानी के अंदर 3 किलो जूस बना के जब हम अमरूद के इन पेड़ों के ऊपर स्प्रे करा तो परिणाम बड़े चमत्कार वाले थे। आपको लग रहा है कि ये बातें हवाई फायर हो रही है तो गांव जाइएगा, घर जाइएगा, दूब तोड़िएगा, स्प्रे करिएगा, उपलब्ध देखिए परिणाम क्या होता है। लेकिन कुछ तो श्रेष्ठ है, इसलिए हर शुभ कार्य के अंदर, पूजा के अंदर इसका उपयोग होता है। ऋषि मुनियों ने कोई भी बात कही वो निराधार हो ही नहीं सकती, बस हमें उसका अध्ययन, चिंतन और मंथन करने के बाद परिणाम को आगे लेके आना है। और हमने पाया कि इस दूब घास के अंदर वो तत्व होते हैं जो वानस्पतिक बढ़वार को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ऐसे सैकड़ों उपाय किए जिसको बताने से अभी समय नहीं हमारे पास, नहीं तो एक एक चीज में आपको बताता कि ऐसे कैसे प्रयोग है। गंगानगर के अंदर हमारे पास में ढाबा तहसील के अंदर श्री कृष्ण जी जाखड़ साहब ने एक फोन किया मुझे। कई बार आप लोगों के फोन हमें प्रयोग बढ़ा देते हैं, आप फोन करते हैं भाई साहब ये वाली समस्या है, समझ लो हमारा प्रयोग शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि पवन भाई बाकी सब तो ठीक, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला महकमा क्या है? जमीन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का कोई विकल्प है क्या? तो बस हम फिर सोने वाले कहाँ पे। उसी दिन से जागे और पता चला कि जितने भी जो ये खरपतवार जिसकी बात कर रहे हो, कोई भी जहाँ का स्थानीय खरपतवार है, आप इसका वानस्पतिक जूस बना के और स्प्रे करके देख लीजिए। आप उसकी गणना मत करो कि नाइट्रोजन के लिए क्या या फास्फोरस के लिए क्या या मैग्नीज के लिए क्या, इतनी वैज्ञानिक चिंतन मैं नहीं कर सकता। मैं किसान का बेटा, मैं सामान्य बात करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो वाहवाही कर लेना, उसकी पौधे की, मेरी नहीं। जिस वनस्पति का जूस बना के आपने स्प्रे किया उससे आपका निदान हो जाता तो सलाम ठोको, कहां में लो। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति भी स्थानीय वनस्पति के जूस बना के पर्णीय छिड़काव करने से हो जाता है। तो ऐसा मेरा कहना है कि आपके भारत में, आपके खेत में वो तमाम संसाधन उपलब्ध है। हमें पूरे खेत में हमारी ऊर्जा को ठोकना पड़ेगा। अब एक मुद्दा रह गया यहाँ पे, पशुपालन की मैंने यहाँ बात कही थी, और पशुओं के अंदर जहाँ पे देसी गाय की बात आती है, मैं देसी गाय की चर्चा नहीं कर सकता, इसके ऊपर तो ऋषि मुनियों ने बहुत बोला, मैं उनके सामने फेल हूँ। लेकिन यहाँ देसी गाय के बछड़े की जैसी बात आती है, या तो वो रोड पे घूमता है या कसाई के जाता है। इस समय यहाँ पर देसी गाय पर काम करने वाले लोगों के लिए सवाल खड़ा हो जाता है कि देसी गाय पे तो काम कर रहे हैं लेकिन बछड़े का क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, अभी हमारे वहां पर 32 जानवर देसी गाय के बछड़े हैं जो 2 महीने से लगा के 8 साल तक के भी है। पहली बात, उनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग, गोबर और गौमूत्र के धूप बत्तियां, उनके पतले कंडे धूप बत्तियां। इसके अलावा तीसरा विकल्प बहुत शानदार है, अभी 3 जोड़ी बैलों की उपलब्ध है हमारे पास में। आप में से किसी को आवश्यकता है तो हम उनको दे सकते हैं सशुल्क। 3 जोड़ी बैलों की उपलब्ध है। आकार और व्यवहार में मत आना कि साहब सुंदर नहीं है, फूटरा नहीं है, जैसे हैं वो है। लेकिन हमारा केंद्र उनको बैलों के रूप में ट्रेनिंग देने के बाद में 2 बैलगाड़ियां उपलब्ध है हमारे पास। सारा ट्रांसपोर्टिंग का काम बैलों से होता है।
सारा चारा लाना या फसल अवशेष को छोड़ना सारा काम बैलगाड़ी से होता है। और इसके अलावा 2 जोड़ियां हमारे पास अतिरिक्त हैं, जिसको आवश्यकता वो ले सकते हैं। हमारे पास सिंगल बैल भी है, कई बार बैल आपके पास उपलब्ध नहीं होता है, तो हमने सिंगल बैल को भी ट्रेनिंग दी है। सब्जियों की खेती के अंदर बेड़ों के बीच में कचरा निकालने के लिए सिंगल बैल ही ठीक होता है, क्योंकि 2 बैल चलेंगे तो बेड़ बीच में आ जाएगी। तो क्या करना होगा, तो उसमें सिंगल बैल जोतना पड़ेगा, तो सिंगल बैल भी हमारे पास में। अब हम तीसरा विकल्प भी लेके आ रहे हैं कि बैलों से चलने वाली चक्की, गाड़ी और फुहारे की मशीनें भी आ जाएं। तो साथ साथ में जो हमारे नंदी हैं और हमारे जो बैल हैं, इनका भी सदुपयोग की सही योजना जैविक किसान को बनानी पड़ेगी। नहीं तो वो जैविक तो कर लेगा, लेकिन बछड़ा रोड पे छोड़ेगा, 4 का एक्सीडेंट करेगा, खुद भी मरेगा, गालियां आपको मिलेगी। अब आते हैं कि हमें और ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिसके निमित्त हम आत्मनिर्भर कृषि की बात कर सकें या दोगुनी चौगुनी आय की बात कर सकें। हमें पशुपालन के साथ साथ पशुओं के दूध से घी दही बनाने के साथ साथ औषधीय उत्पाद भी तैयार कर कर बेचने चाहिए। और वैल्यू एडिशन का काम की बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि वैल्यू एडिशन हम लोगों को साथ साथ जोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो क्या होगा, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, आपको अपनी आत्मीयता से बता देता हूं मैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक कमेटी बनाई प्री बजट के अंदर, जिसमें 25 लोगों को बुलाया कि आप बताओ इस बजट में हम लोग क्या करें। तो मैंने एक सुझाव मुख्यमंत्री जी को ये दिया था, जो हमारे सामने समस्या आ रही है कि जैसे ही मैंने ये सारी बातें सीख ली, अब मैं ये बातें सीख ली, अब मेरे पास 5-5 लाख रुपए महीने से देने के लिए बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं। तो मेरे जैसा आदमी हो चाहे आपका पुत्र हो, खेती की अच्छी बात सीखने के बाद में ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये किसानों की जमीनों को खरीद के ये प्रगतिशील किसान बन के बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। और उनको फायदा कौन बिचा रहा है, अरे फायदा कौन दे रहा है, मेरा जैसा आदमी, जो हम जैसे लड़के हैं, वो सीखने के बाद उनको उनकी आमदनी को दोगुना पगुना कर रहे हैं। तो मैंने उस समय सुझाव के अंदर रखा है, जो इस बार उस पर अमल भी किया हुआ है। आप लोग भी अपने शासन की तरफ उनका ध्यान आकर्षण करवाएं कि हमारे किसानों के अंदर अभी प्रगतिशील किसान जो नए नए आ रहे हैं ना, कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 10 बीघा जमीन खरीदेगा, एक एग्रोनॉमिस्ट रखेगा, अच्छी कमाई करेगा और मौज करेगा, फार्म हाउस नाम देगा उसका, क्या देगा, एक स्विमिंग पूल बनाएगा, कूदता रहेगा, नाचता रहेगा, कमाई देता रहेगा। असली किसान की हालत यदि खराब होती जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, हमने ये आग्रह किया था कि हमारे गांव में 5 शिक्षित प्रयोगधर्मी युवाओं को तैयार करें, जो अन्य किसानों को नई नई चीजें दे सके। इसके लिए ये योजना बनाए कि आप अपने गांव में 5 युवाओं को पूरे देश भर में जहां जहां नए नवाचार और क्रियात्मक कार्य हो रहे हैं, उनको वो सीख के आए और आकर आप लोगों को बताएं। नहीं तो क्या होगा, खेती आपके घाटे की सौदे होगी, घाटे का सौदा बनेगी कि नहीं बनेगी। खेती जब घाटे का सौदा बनेगी तो बेचने के मजबूर होंगे, आप जमीन बेच देंगे, बड़े बिजनेसमैन जमीन खरीद लेंगे, खरीद के फिर उन्हीं एग्रोनॉमिस्ट को रख लेंगे, एग्रोनॉमिस्ट को रखने के बाद कमाई करेंगे, मौज करेंगे और अपने ऊपर ठप्पा किस बात का लगाएंगे, प्रगतिशील किसान का। किसका, और वो प्रगतिशील किसान बनने के बाद हमारी सरकार, हमारा शासन और हमारे वैज्ञानिक उनको बड़े बड़े अवार्ड भी देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, और उनको बड़ा मंच मिलेगा। ये हमारे बड़े वैज्ञानिक, ये हमारे प्रगतिशील किसान साहब है, इन्होंने 200 एकड़ के अंदर ये काम किया है। काम क्यों करा, वो प्रगतिशील, एक बिजनेसमैन एक किसान की जमीन को खरीद के बड़ा प्रगतिशील किसान बन रहा है। कौन बना रहा है उसको, वही हम और आप जैसे किसान बना रहे हैं, जिसकी जमीनें बिक रही है। उसके बाद क्या होगा, वो खरीदेगा, गलत क्या है, उसके पास कोई चोरी का धन तो है नहीं, उसके बाद अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उसको वो सही जगह से इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसका मैनेजमेंट है, वो क्या गलत है, ठीक कर रहा है। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि यह कब होगा, ये क्यों हो रहा है, ये आपकी और हमारी कमी की वजह से हो रहा है कि हमारी जमीनें बिक रही है। हमारे धरने प्रदर्शन और आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, हम कितने भी धरने प्रदर्शन या आंदोलन कर लेंगे तो क्या होगा। अरे भाई, धरना प्रदर्शन आंदोलन एक अलग हिस्सा है। हम ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन क्यों बिकेगी, जब आपका क्रियात्मक और रचनात्मक काम बंद होगा तो एक अच्छा बिजनेसमैन आपकी जमीन खरीदेगा, और वो जमीन खरीदेगा तो खरीदने के बाद जो इन्वेस्ट उसने किया उससे कमाई करेगा, नहीं करेगा तो गलत क्या है।
नहीं तो वो भी फिर आपके साथ आंदोलन पे आ जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातों में एक ही चीज हमारे सामने आई है, हमारा प्रबंधन। एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन एक किसान को उत्कृष्ट बनाता है और एक निकृष्ट प्रबंधन एक किसान को निकृष्ट बनाता है। हमें तय करना है मुद्दा जैविक, रासायनिक, प्राकृतिक या किसी अन्य खेती की पद्धति की नहीं हो रही। मुद्दा यह है कि हमारा प्रबंधन कैसा है, बुआई से बाजार तक के सफर के अंदर हमारी व्यवस्थाएं कैसी है, हम कैसा खाद दे रहे हैं, हम कैसी दवाई दे रहे हैं, कैसा हमारा बीज है, क्या हम अपनी फसल से वार्तालाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे पशुओं से वार्तालाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी जमीन से वार्तालाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। होता वर्तमान में ये है कि किसान आज बीज डालेगा, 15 दिन बाद में आके देखेगा और बीज डालने का काम भी उस ट्रैक्टर वाले के ऊपर होगा। ले भाई इतना बीज और खेत में बीज डाल के आ जा। बीज उगा कि नहीं उगा, सही है कि नहीं है, वो कोई और जाने। तो इस तरह की पद्धति से जमीनें बिकना व्यवहारिक बात है, गलत कुछ नहीं है। तो मैं आपको पुनः जगा रहा हूं कि आप अपनी जमीन से वार्तालाप करें, आप अपनी फसल से वार्तालाप करें, आप अपने पौधों से वार्तालाप करें। एक सफल किसान, एक प्रगतिशील किसान, एक प्रयोगधर्मी किसान के रूप में आपके देश के अंदर छवि बनेगी। आपने मुझे सुना, समझा और झेला। बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको कही, उन सबको आपने झेला है, तो इसके लिए पुनः धन्यवाद। मैं आयोजकों का भी बहुत बड़ा आभारी हूं कि मुझ जैसे लड़के को यहां बुला के मौका दिया। मोबाइल नंबर आपको अभी स्लाइड में दे देंगे भैया, वो स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड आप यहां पर रख दो, जो फर्स्ट वाली स्लाइड, हाँ अभी आ रहा है, फर्स्ट स्लाइड आप यहां पर रख दो। हमारा केंद्र कोटा जिले के राजस्थान जो राज्य के अंदर गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में परिचित है और मैं जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के रणसी गांव का रहने वाला हूं। और इस केंद्र का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि हम खेत आधारित व्यवस्थाओं को किसान को वास्तविक और प्रैक्टिकल रूप के रूप में कुछ काम दे। हमारे काम अभी हाईएस्ट मोड पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाईएस्ट मोड पे चलने वाली रोड के ऊपर आ चुके हैं। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है आपकी बात, मेरी जो जितनी भी बातें आपको ठीक लगी होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में प्रश्न उठना व्यवहारिक है, तो आप में से किसी के मन में जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और वैसे मेरे लिए आपने 2-4 बार तालियां तो बजाई, लेकिन मेरा आग्रह है, ये मेरी दीदी है, वैशाली दीदी, और इनके लिए आप जितनी तालियां बजाएंगे उतना ही कम है। हम जैसे नाचीज को आगे बढ़ाने में ऐसी बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। काम हम जैसे लाखों लड़के घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव के लड़के को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर लाके उसको लोगों से परिचय करवाने का काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये भाई तो बड़ा कमाल का है ना? और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भाई आगे जाके और बड़े बड़े कमाल करेगा और हमारे जैसे जो छोटे किसान हैं उन लोगों को आगे भी मदद करेंगे। और जो जैसे भाई ने बताया कि आपकी जो भी समस्या आती है उसी के अंदर समाधान है, तो हम उसी के अंदर से समाधान ढूंढते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपनी समस्याओं को हम लोग निपटाएंगे। और नहीं अगर हम लोगों को समाधान मिलता है तो हम क्या करेंगे, पवन भाई को फ़ोन करेंगे फिर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। कुछ सवाल हैं प्लीज़ जी? कोई बात नहीं, ऐसे सुन लूँगा मैं तो। हाँ बताता हूँ। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो खेत के अंदर आके काम करने का प्रोग्राम है। जिसकी इच्छा हो और जितने दिन की इच्छा हो वो अपनी व्यवस्था के ऊपर वो वहाँ निकट तक गाँव में कमरा लेके हमारे काम में हाथ बटा के सीख सकता है। अतिरिक्त रूप से इस तरह के कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन जो जो काम चल रहे हैं उसी के अंदर उसको सम्मिलित होकर उसको ट्रेनिंग लेनी है। इसको हम ट्रेनिंग ही कहते हैं। वहाँ जो खाद बन रहा है तो आए और बनाएं और देखें, जब तक समझ में नहीं आए करते जाएं। आगे ना आपको मेरी बात समझ में, अलग से वो भाषणों वाली ट्रेनिंग हमारे वहाँ पर नहीं होती है। अभी बाकी मेरा नहीं, इसमें आपने जो बताया तो इसमें कुछ टाइम पीरियड है, 1 दिन से लेके 1 वर्ष, 2 वर्ष या 6 महीने? देखो ऐसा है कि आपको शॉर्टकट में सीखना है, हाँ। तो आप शॉर्टकट में वहाँ जो जो फसलें लगी हुई इनके चक्कर काट के सीख लो। ठीक है। आपको लॉन्ग कट में सीखना है तो 10-15 दिन रह के सीखो। ठीक है।
और लॉन्ग कट रखना है तो 3-3 महीने भी रहते हैं। ये आपकी व्यवस्था के मुताबिक है, क्योंकि हम किसान हैं, हमारी व्यवस्था कैसी है। हो सकता है हमारे यहाँ पानी छूटने वाला, बीज लगने वाला हो, खाद लगने वाला हो, अब मैं बांध के रख दूं कि न 10 दिन पे आना पड़ेगा, तो जिसके खेत में फसल लगने वाली वो आ पाएगा क्या? तो स्वतंत्र पद्धति है कार्य योजना। नमस्कार। हाँ, मैं देपालपुर तहसील से आया हूँ जी। और खरपतवार के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, खरपतवार नियंत्रण के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक खरपतवार जो अपना भारत का नहीं है, गाजर घास बोलते हैं जिसको, हाँ, उसके बारे में कुछ आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। आसान नुस्खा मैं बता रहा हाँ। हूँ। अदरक, हल्दी और जितने भी कंद वर्गीय सब्जियों का उत्पादन लेने वाले किसानों के लिए ये रामबाण इलाज है। उसके अंदर जो गलन की जो समस्या आती है, इसमें यदि इसका मल्चिंग की जाती है, इसको काट के उसकी बेड के ऊपर बिछाई जाती है, तो उस समस्या का आसानी से समाधान हो जाएगा। आगे आपको समझ में, ये मेरा अपना नहीं विचार है, ये वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर पूरा मंथन और रिसर्च किया है। आप इसको देखना कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पार्थेनियम इन नॉर्मल क्रॉप्स, गूगल के ऊपर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो कीट नियंत्रण का बताया था आपने 3 ग्राम लाल मिर्ची, हाँ लाल मिर्ची जी। 15 लीटर में है कि 50 लीटर? 1 लीटर के अंदर 3 ग्राम लाल मिर्ची, 100 ml गोमूत्र, गंवार पाटा उपलब्ध हो तो और आसान काम हो जाएगा। पर लीटर पानी के अंदर जी। कोई 15 लीटर की टंकी लेता है तो उसके लिए 45 ग्राम हो गई मिर्ची, और 300 लीटर वाली है तो उसके लिए 900 ग्राम मिर्ची होगी। जी जी ठीक है जी। पवन जी, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके संस्थान के बारे में कि ये गोयल ग्रामीण विकास संस्थान किस पैटर्न पे काम करता है। आपके कोटा जिले में आप काम करते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई किसानों का बहुत बड़ा फील्ड, उस पर आप प्रयोग करते हैं? बताता हूँ। और इसके अलावा वहाँ पर किस तरह की आप खेती करते हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारा केंद्र, पहला पैटर्न तो ये है कि एक मॉडल फार्म बने। इसके लिए बुआई से बाजार तक की पूरी व्यवस्थाओं का एक ही मॉडल है। उसका नाम तो गोयल ग्रामीण विकास संस्थान है, जिस पर ये सभी जो भाषण मैंने आपको दिए हैं वो प्रैक्टिकल रूप में वहाँ पर हो रहे हैं। दूसरी बात, अब ये सब बातें करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति वहाँ से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहता है कि मुझे खेती करना है, तो हम उसको तकनीकी सहयोग के लिए, यदि वो लोकल का है तो उसको वहाँ जाकर व्यवस्था देते हैं। यदि उसको बीज चाहिए, देसी बीज हम उपलब्ध करवाते हैं। उसकी पद्धति ये है कि वो हम जितना बीज देते हैं उतना सवाया बीज हम लेते हैं। मेरे पास उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जैसे लालू भाई हैं, एक बार आप खड़े हो जाइए, ये इनका परिचय मैं करवाता हूँ, आप सब लोग जुड़ना। देसी बीजों में भारत में बहुत सीरियस लोगों में इनका बहुत बढ़िया काम है, तो इन जैसे लोगों का भी सहयोग हम लेते हैं। कल्चर के रूप में जैसे गोकर्पा अमृत की बात करते हैं तो हम दे देते हैं, और तकनीकी सहायता उनके खेत में उपलब्ध करवा देते हैं। दूसरी बात वो तो हुई वहाँ की लोकल लोगों की। इसके अलावा गाँव में 5 किसानों का खेत में मॉडल फार्म बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि हर जगह हमारा जाना संभव नहीं है। तो 5 किसान, प्रगतिशील किसानों के यहाँ पर आप गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं में हम जैविक पद्धति करवाएंगे, वहाँ लहसुन होता तो लहसुन को जैविक पद्धति से करवाएंगे। ऐसे गाँवों में 5-5 किसानों का चयन करके ये मॉडल फार्म की रचना भी हम कर रहे हैं। अब आती है और ऊपर जाने की, तो जिला स्तर पर भी ऐसे काम हो तो जो धनाढ़ लोग जो मॉडल फार्म बना के, जिनको धन की आशा नहीं है लेकिन एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल रिसर्च हो सके वहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास होने चाहिए। तो ऐसे प्रयास भी हम कर रहे हैं, जिसमें सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर हमारी शाखा है, जयपुर के अंदर हमारे वाटिका में शाखा है, और अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग जगह पर हमारी शाखा है, जहाँ पर आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, सीख सकते हैं।